चलिए सरकार, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ ही हम आज सेशन की शुरुआत करते हैं लिटरेरी टर्म्स पार्ट 2 को लेकर। एक बार आप सभी बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वीडियो को शेयर कर दें और सभी आ जाए टाइम से, ताकि सब बच्चे आ सके बढ़िया तरीके से और हम सेशन की आगे शुरुआत कर सकें। बिल्कुल, राम राम जी सरकार, राम राम, बहुत बढ़िया बातें है। वेरी वेरी राम राम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो जल्दी से आ जाइए। सबसे पहले तो बेटा सेशन की शुरुआत कर देते हैं। एक बार फटाफट लाइव आ जाए जल्दी से, जाकि बाकी सारे के सारे टिंगर पता रहे कि हाँ भाई क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, लाइव, और यहाँ पे लिख देते हैं बेटा रीड। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट वर्ड इन 2 और मोर लाइन्स कॉल्ड फर्स्ट वर्ड। अरे लक्ष्य को समर्पित। एलिट्रेशन हो गया ना बेटा आपका, और क्या है। ये शेयर हो चुकी है क्लास। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। फिरोजाबाद हरियाणा से गुड इवनिंग, वाह भाई वाह। बेटा फिरोजाबाद आपके लिए यूपी एमपी सबका ही हम कंप्लीट काम करने वाले हैं। वहां पर स्पेशल भर्तियों को पढ़ाने वाले हैं, घबराए नहीं बेटा। चलो, तबीयत थोड़ी डाउन है पर कोई बात नहीं है। शुरू करते हैं सेशन की शुरुआत। आ जाओ जल्दी से। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है, एजोनेंस क्या होता है, और साथ ही साथ हमने राइम क्या होता है। ऐसी हमने कई सारी चीजें हमने देखी थी। अब आज अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले यहां पर आपसे मैं बात करने वाला हूं बेटा लिटरेरी टर्म्स में, और आगे की कुछ कहानियों की हम बात करेंगे। तो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आप जल्दी से लाइव आ जाए। और यहाँ पर पहली जो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो क्या होगी, ध्यान दो बेटा। यहाँ से सबसे पहले लिटरेरी टर्म्स में हम बात करते हैं सोनेट को लेकर। किसको लेकर बात करते हैं? सोनेट को लेकर हम बात करते हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको ऐसे ही लिखी हुई दे देता हूं, ताकि बेटा टाइम अपने पास कम है। तो देखो यहाँ पर जो सोनेट है, इस सोनेट शब्द की उत्पत्ति सोनेटो वर्ड से हुई है। किससे हुई है? सोनेटो वर्ड से हुई है। और ये जो सोनेटो वर्ड था, ये सोनेटो वर्ड एक लिटिल सॉन्ग, इसका मतलब क्या होता है बेटा? लिटिल सॉन्ग इसका मतलब होता है, यानी कि छोटा गाना होता है। सोनेट वर्ड की उत्पत्ति इस वर्ड से हुई है, सोनेटो से। ये एक इटालियन लैंग्वेज है बेटा। इटालियन लैंग्वेज का वर्ड था सोनेटो, इटली में हुआ था, इटालियन लैंग्वेज थी। ज्यादातर आपने देखा होगा कि ज्यादातर लैटिन लैंग्वेज के वर्ड है, लेकिन सोनेट में ध्यान रखना ये इटालियन लैंग्वेज थी। सोनीटर, सोनीटर किसे कहते हैं? सोनीटर अ पर्सन हु राइट्स सोनेट। एक व्यक्ति जो सोनेट लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु राइट सोनेट, जो सोनेट लिखता है उसे हम सोनीटर बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, शाबाश बच्चा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह। सर स्क्रीन शॉट लेना है, ये तो पीडीएफ डाल देंगे ना अपन अपने ग्रुप में, कहेगा स्क्रीन शॉट लेना है। तुम्हें भी आदत हो गई यार, है ना। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट। हाँ जी, तो क्लियर हो यहाँ तक की बात? शाबाश बच्चे, बेहतरीन, वाह भाई वाह। तो यहाँ पर सोनेटर हो गया। इसके बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो सोनेट, यहाँ पर कई सारी सोनेट है। जैसे सोनेट हुआ, सोनेट इटालियन सोनेट भी होती है, इंग्लिश सोनेट भी होती है, स्पेंसिरियन सोनेट भी होती है, और यहाँ पर कर्टल सोनेट भी होती है। तो यहाँ पर सोनेट के टाइप से पूछ सकता है आपको कि कर्टल सोनेट किसे कहते हैं, स्पेंसिरियन सोनेट किसे कहते हैं, इंग्लिश सोनेट किसे कहते हैं, इटालियन सोनेट किसे कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो सोनेट लिखी गई थी वो इटली में लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी? इटली में लिखी गई थी। इसीलिए इसे किस नाम से जाना गया? इटालियन सोनेट के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? इटालियन सोनेट के नाम से जाना गया। जिसने सोनेट लिखी थी उसका नाम, वैसे तो फेमस, जिसने फेमस किया था इस सोनेट नाम को, वो पेट्रार्क था। क्या था वो? पेट्रार्क था। नाम क्या था उसका? पेट्रार्क। और इसी का नाम पड़ गया बेटा पेट्रार्कन सोनेट। क्या हो गया? पेट्रार्कन सोनेट इसी का ही नाम था, ये भी आप ध्यान रखें। तो पेट्रार्कन सोनेट इसी के नाम से पड़ा है। सबसे पुरानी सोनेट थी, इसीलिए इसको हमने क्लासिकल सोनेट के नाम से भी जाना है। क्लासिकल सोनेट के नाम से भी जाना है। सबसे प्राचीन है, इसीलिए इसे ट्रेडिशनल सोनेट के नाम से भी जाना है। क्या जाना है बेटा? ट्रेडिशनल सोनेट। इसका मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो और क्लियर कर दूंगा। ट्रेडिशनल सोनेट के नाम से भी इसे हमने जाना है। बात समझ में आ गई? और इंग्लिश सोनेट जो थी बेटा, इंग्लिश सोनेट इटली से फिर कहां पर आई? इंग्लिश में आई। तो एक नाम हमें देखने को मिलता है विलियम शेक्सपियर। क्या नाम देखने को मिलता है? विलियम शेक्सपियर।
है ना। विलियम शेक्सपियर ऐसे पोइट थे जिन्होंने इंग्लिश सोनेट को काफी फेमस किया, ठीक है। इसके बाद स्पेंसियन सोनेट लगभग ये सेम थे, ठीक है। और फिर कर्टल सोनेट। तो सबसे पहले तो सोनेट की इसके टाइप्स थे, ठीक है। अब अगर सोनेट है तो सोनेट की 14 लाइंस तो होना जरूरी है ना। सोनेट की 14 लाइंस होना जरूरी है। तो इटालियन सोनेट में 14 लाइंस थी, इंग्लिश सोनेट में 14 लाइंस थी। स्पेंसियन बेटा ये नाम था, स्पेंसर नाम था। यहाँ पर स्पेंसर एक पोइट था, उस स्पेंसर के नाम से ही उसका नाम पड़ गया स्पेंसियन सोनेट। यहां पर शेक्सपियर था तो शेक्सपियर के नाम से पड़ गया शेक्सपियरियन सोनेट। कहीं ना कहीं इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, शेक्सपियरियन सोनेट पड़ गया। अब इस टाइम के ऊपर जब विलियम शेक्सपियर लिखा करते थे, उस टाइम के ऊपर एलिजाबेथ क्वीन थी। एलिजाबेथ क्या थी, रानी थी। तो वहां जो सोनेट लिखी गई वो एलिजाबेथन सोनेट के नाम से जानी गई। एलिजाबेथन, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं बेटा, तो इसका टाइम पीरियड हम 1564 से लेकर 1616 है बेटा ना, 1666, बिल्कुल 66 है यहाँ पर, ठीक है। 1564 से लेकर 1666, 66 है यहाँ पर। तो 64 तो ये, और बेटा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से इसके कार्यकाल में थोड़ा गड़बड़ है। 1564 में जन्म हुआ और 1616 में इसकी डेथ हो गई थी। आ गई बात समझ में, 1616 हो जाएगी जब भी तो ये इतना जन्मेगा, 100 साल थोड़ी जन्म ले गए, ठीक है। अब यहाँ से ये 10.5, ये 10.5 की लाइन थी। और हॉपकिंस नाम के पोइट थे, है ना, बिल्कुल अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं। कर्टल सोनेट जिन्होंने लिखी थी जीएम हॉपकिंस यहाँ पर थे। ध्यान दें यहाँ पर 1666, बिल्कुल 1666, 1666 बिल्कुल सही। करेक्ट कर लीजिए एक बार इसको थोड़ा सा, ठीक है। 1564 से लेकर 1666, 1966 हो गया। तो फिर इतना जिया था क्या मेरे भाई, है। जीएम हॉपकिंस, बिल्कुल सही बात है। यहां से जीएम हॉपकिंस यहां से लिखा हुआ है बेटा। चलिए अब यहां से फिर आगे देखते हैं। जीएम हॉपकिंस एक ऐसे 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 थे बेटा, ध्यान रखना यहां पर। चलिए बहुत बढ़िया बात है। यहां से 10.5, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 10.5 लाइनें में लिखी गई थी, ठीक है। और यहाँ पर बेटा इसको आप 1616 कर लेना, 66 इतना जन्म लेगा क्या, 98 साल हो जाएंगे। 66 से 66, 100 साल, 100 साल जिया था क्या, 1616, ध्यान रखें 1616। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की, जी बिल्कुल, इसकी आगे की चीजें की कोशिश करते हैं। आगे क्या है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर जो 14 लाइन थी वो कैसे बनी, यहाँ पर 14 लाइन कैसे बनी, और यहाँ पर 10.5 लाइन है, कर्टल सोनेट है, जीएम हॉपकिंस है। यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। देखिए इटालियन जो सोनेट थी, इटालियन सोनेट यहाँ से इतने सारे नामों से इसे जाना गया। इटालियन सोनेट को इतने सारे नामों से जाना गया। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे लिखा गया है बेटा ट्रेडिशनल सोनेट। इटालियन सोनेट, सबसे पहले सोनेट कहाँ लिखी गई, इटली में लिखी गई। किसने पॉपुलर बना था, पेट्रार्क ने बनाया था। पेट्रार्क की वजह से इसका नाम क्या हुआ, पेट्रार्कन सोनेट नाम हो गया। ट्रेडिशनल सोनेट भी इसी का ही नाम है, क्लासिकल सोनेट भी इसी का ही नाम है। और एक और वर्ड था आपके पास, मिल्टन। मिल्टन, जो जॉन मिल्टन जिसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, जॉन मिल्टन जिसे कहते हैं। तो जॉन मिल्टन साहब ने भी इसी स्ट्रेटेजी से, या पेट्रार्क ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी उसी हिसाब से लिखा, इसीलिए इसका नाम मिल्टोनिक सोनेट भी पड़ गया। तो अपने पास 2 पॉइंट आ गई जिसकी वजह से ये नाम से जाने गए। और यहाँ देखो रेगुलर सोनेट भी इसे ही कहते हैं, पेट्रार्कन सोनेट भी इसे ही कहते हैं। तो ये सारे के सारे नाम है। अब सर ये किस टाइप से लिखी जाती है, इसका सिस्टम क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले तो 14 लाइंस होती है, लेकिन ये 14 लाइंस जो होती है ये 8 और 6 वाले हिसाब से लिखी जाती है। यानी 8 और 6 लाइन लिखी जाती है। जो 8 लाइन होती है उसे ऑक्टाव पार्ट बोलते हैं। कौन सा पार्ट बोलते हैं, ऑक्टाव पार्ट। और जो 6 लाइन होती है उसे हम सेस्टेट पार्ट बोलते हैं। कौन सा पार्ट बोलते हैं बेटा, सेस्टेट पार्ट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सोनेट हो गया, क्लासिकल सोनेट हो गया, मिल्टोनिक सोनेट हो गया, रेगुलर सोनेट हो गया, पेट्रार्कन सोनेट हो गया, यहाँ पर है। इसके बाद फादर ऑफ सोनेट, फादर ऑफ सोनेट किसे जानते हैं बेटा, पेट्रार्क को यहाँ पर जानते हैं फादर ऑफ सोनेट के नाम से। और फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट के नाम से सर थॉमस वेट को जाना जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट की अगर मैं बात करूं यहां से, तो यहां पर जाना जाता है बेटा सर थॉमस, जी बिल्कुल सर थॉमस वॉट। थॉमस वॉट अंग्रेजों के नाम में, ध्यान रखें। पेट्रार्क यहां पर आ चुका है, ठीक है।
इसके बाद यहां से देखिए, इट इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन। सोनेट क्या होती है, कई बार लिखा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सोनेट किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा, सोनेट का मतलब होता है इट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। यह 14 लाइनों की एक छोटी कविता होती है। सेस्टेट, बहुत बढ़िया। मिनी, आशा, ज्योति, क्यूट पाई, सरल, ज्योति वर्मा, भाई साहब बहुत बढ़िया, गुस्सा आ गया भयंकर तरीके से, जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पर देखिए, इट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स इट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। देखो सबसे पहले एक बात समझनी है कि आयम्बिक पेंटामीटर में अगर नहीं लिखी गई ना तो फिर वो सोनेट नहीं है ना। अगर आयम्बिक पेंटामीटर में नहीं लिखी गई तो वो सोनेट नहीं है। तो केवल 14 लाइन्स बोलना ही सफिशिएंट नहीं है, 14 लाइन्स तो होनी चाहिए, लेकिन 14 लाइन के साथ साथ आयम्बिक पेंटामीटर में होनी चाहिए। उसकी फिक्स्ड राइम स्कीम भी होती है। यहाँ देखो, फिक्स्ड राइम स्कीम, यहाँ पर क्या होता है बेटा, फिक्स्ड राइम स्कीम होती है और तुकबंदी होती है। राइम स्कीम मतलब तुकबिंदु। फिर यहाँ पर देखिए, थीम क्या होती है, लव एंड नेचर। बेटा कोई भी सोनेट लिखी जाती है ना, तो सोनेट हमेशा या तो लिखी जाती है प्यार के ऊपर या लिखी जाती है नेचर के ऊपर ना। नेचर के ऊपर प्यार, यानी जैसे शेल आई कंपेयर दी, क्या लिखा, शेल आई कंपेयर दी। तो यहाँ पर बेटा ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, शेल आई कंपेयर दी। अगर प्यार के ऊपर सोनेट लिखी गई है, इसका मतलब इसमें बातें भी कैसी होगी, इसमें बातें भी कहीं ना कहीं प्यार जैसी ही होगी। जैसे शेल आई कंपेयर दी में विलियम शेक्सपियर ने अपनी प्रेमिका, अपनी बिलाउड जो है, उस बिलाउड के बारे, ब्लैक लेडी ऐसा कहा जाता है जिनसे प्यार करते थे, वो ब्लैक लेडी थी। तो शेल आई कंपेयर दी, क्या मैं तुमसे प्यार करूं या मैं तुम्हारी तुलना करूं, तो मैं तुम्हारी तुलना किससे करूं। तो ये कई बार बताते हैं कि मैं अपनी प्रेमिका की तुलना अपनी प्रेमिका से कहते हैं शैल आई कंपेयर थी, क्या मैं तुम्हारी तुलना करूं। तो फिर ये बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना बसंत ऋतु से करूं, क्योंकि बसंत ऋतु काफी सुहावना होता है, हर एक पेड़ वहां पर खिला खिला सा होता है। लेकिन फिर कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तुलना स्प्रिंग से कर ही नहीं सकता, बसंत ऋतु से मैं तुम्हारी तुलना कर ही नहीं सकता। कि क्यों नहीं कर सकता, तो विलियम शेक्सपियर आगे स्पष्टीकरण देते हैं कि भाई मैं तुम्हारी तुलना बसंत ऋतु से इसलिए नहीं कर सकता, या स्प्रिंग से मैं इसलिए नहीं कर सकता। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु, क्योंकि जो बसंत ऋतु होती है उसकी जो खूबसूरती होती है वो तो कुछ समय के लिए ही होती है, क्योंकि फिर ऑटम आ जाता है, तो पतझड़ आ जाता है। तो मैं तुम्हारी तुलना बसंत ऋतु के साथ नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती कुछ समय के लिए ही होती है, लेकिन तुम्हारी जो खूबसूरती है वो परमानेंट है, तुम्हारी खूबसूरती हमेशा रहेगी, इसलिए मैं तुम्हारी तुलना बसंत ऋतु के साथ नहीं कर सकता। तो इस तरीके की प्यार भरी बातें होती है सोनेट के अंदर। इसके बाद नेचर, प्रकृति का भी बेटा विलियम वर्ड्सवर्थ ने काफी अच्छी सोनेट लिखी है। नेचर लवर थे, नेचर के ऊपर उन्होंने एस.टी. कोलरिज साहब ने बहुत सारा लिखा था, एस.टी. कोलरिज के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पर लिखेगा, मैं भी लिखूंगा सर सोनेट मेरी जीएफ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल। अगर बनाया हो जीएफ तो लिखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बेटा, ऐसे कैसे काम चल जाएगा, ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं। ऑप्टिमिस्ट होती है, क्या होती है बेटा, ऑप्टिमिस्ट होती है ना। अभी आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे थोड़ा सब्र रखो यहाँ पर। तो पहले तो ये थीम हो गई, ये शॉर्ट ये हो गई बेटा। इसके बाद अब देखो, अब यहां पर ये कह रही कि इटालियन जो सोनेट होती है, अभी मैं आपसे इंग्लिश सोनेट की कोई बात नहीं कर रहा, अभी केवल मैं आपसे बात कर रहा हूं इटालियन सोनेट को लेकर। तो जो इटालियन सोनेट होती है, उस इटालियन सोनेट में 14 तो लाइंस होती है। पेट्रार्क ने ये लिखी, इसीलिए पेट्रार्कन सोनेट होगी। फिर ये जॉन मिल्टन ने लिखी, तो ये मिल्टोनिक सोनेट हो गई। मतलब जैसे कहता ना, कोई आदमी दारू पी रहा है तो उसको हमने पियक्कड़ पीता, इसलिए पियक्कड़ नाम पड़ गया उसका। वैसे ही सेम यहाँ पर पेट्रार्क ने लिखा तो पेट्रार्कन सोनेट पड़ गया। अब कैसे लिखा बेटा, जिस भी पोइट ने 8+6 के रेशो में लिखा, ऐसे अगर 14 लाइनें लिखी, जिसने एक ऑक्टाव पार्ट लिखा और एक सेस्टेट पार्ट लिखा, बेटा पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्टाव पार्ट क्या होता है, सेस्टेट पार्ट क्या होता है। ऑक्टाव पार्ट 8 लाइंस, स्टार्टिंग की जो 1 to 8 लाइन होती है दैट इज ऑक्टाव पार्ट, और लास्ट की जो 6 लाइंस होती है वो सेस्टेट पार्ट हो गया। अब शुरुआत की 8 लाइंस के अंदर उसने क्या लिखा और लास्ट की 6 लाइंस में उन्होंने क्या लिखा, वो हम बात करेंगे धीरे धीरे। फिर देखो यहाँ पर मिल्टन ने भी यही फॉर्मूला लिखा, 8+6। तो जिसने पोइट ने ये वाला फॉर्मूला लिखा वो इटालियन सोनेट के नाम से जानी गई। सबसे प्राचीन थी इसीलिए क्लासिकल सोनेट हो गया, सबसे प्राचीन थी इसीलिए आपका ट्रेडिशनल सोनेट हो गया। तो वही सारी बात है, और ये 2 पोइट थे जिन्होंने इस टाइप पे लिखा अभी तक। इसके बाद अगर मैं आपसे फिर बात करूं तो यहाँ पर देखिए, ये आता है इंग्लिश सोनेट। अब दूसरी जो सोनेट आती है वो इंग्लिश सोनेट है। इंग्लिश सोनेट के अंदर बेटा 14 लाइन्स है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर बात सोनेट की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि बेटा 14 लाइन्स का होना जरूरी है।
अब इसी इंग्लिश सोनेट को विलियम शेक्सपियर ने लिखा। किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने यहाँ पर लिखा, पॉपुलर बनाया था इसको एक तरीके से। तो विलियम शेक्सपियर, जब विलियम शेक्सपियर ने ये लिखा तो बेटा यहाँ पर ये जो चीजें थी विलियम शेक्सपियर ने लिखा, इसीलिए नाम क्या पड़ गया इसका बेटा? शेक्सपियरियन सोनेट नाम पड़ गया। क्या पड़ गया? शेक्सपियरियन सोनेट हो गया। एलिजाबेथन उस टाइम बेटा, एलिजाबेथ जो थी वो क्वीन थी, रानी थी, इसलिए बेटा एलिजाबेथन सोनेट हो गया। और साथ ही साथ मॉडर्न सोनेट भी इसी को ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मॉडर्न सोनेट भी इसे ही कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये होता है 4 4 4 प्लस 2। ये क्वाड्रेंट्स थे, QUA क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स कह दूं मैं इसे, या फिर मैं इसे स्टेंजा बोल दूं। क्या बोल दूं? स्टेंजा बोल दूं। और दो को क्या बोलते हैं बेटा? कपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वाली सीरीज में अगर मैं कहूं तो आपसे ये अभी मैं बताऊंगा, इसके स्ट्रक्चर पे और क्वेश्चंस बनते हैं, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। स्ट्रेस बन रहा है ऑटोमेटिकली, बिल्कुल सही बात है। अरे स्ट्रेस किस बात का बना रहे हो तुम यार? सब कुछ तुम्हें आता तो है, ऐसे स्ट्रेस से काम चलेगा क्या? दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम स्ट्रेस लेने में रह गए हैं। नौकरी को कभी भी ना अपने से ऊपर मत रखो। जिस चीज को तुम अपने से ऊपर ले, स्ट्रेस कैसा होता है माइंड पे? स्ट्रेस का मतलब होता है बेटा कि कोई भी चीज जब आपसे ऊपर जाने लगती है तो वो स्ट्रेस पैदा करती है। नौकरी लगनी अच्छी बात है, लेकिन तुम ही नहीं रहोगे तो नौकरी किस बात की? करेगा कौन उसको? तो नौकरी को अपने से ऊपर मत जाने दो, क्योंकि अक्सर जो अपने से ऊपर जाता है वही अपने ऊपर स्ट्रेस लाता है। हर चीज को अपने से नीचे रखो तो स्ट्रेस कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से बेटा दो लाइन क्या हो गई? कपलेट हो गई। 4 4 4, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट्स हो गया। ये बात है, यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्पेंसियरियन सोनेट, बेटा इसकी भी 14 लाइन ही थी, है ना? इसका भी 4 + 4 + 4, और यहाँ पर 2 वाला सिस्टम था। 4 4 4 और +2 वाला सिस्टम था। और यहाँ का पोइट कौन सा बेटा? स्पेंसर था। स्पेंसर यहाँ पर पोइट था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्पेंसियरियन सोनेट, क्योंकि उसने लिखा तो बेटा यही नाम हो गया। इसके बाद कर्टन सोनेट, बेटा जो कर्टन सोनेट थी वो 10.5 लाइनों में लिखी जाती है। साफ साफ क्वेश्चन आता है कि कर्टन सोनेट में कितनी लाइंस होती है, यहाँ पर। तो आपको ये बताना होगा कि बेटा उसके अंदर अगर मैं लाइन की बात करूं तो यहाँ पर बेटा उसकी जो, एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी, ओके राइट। ये नहीं है, कोचिंग वाले में करवाई थी अपन ने, ऑप्शन थे, क्वेश्चंस थे। हाँ, क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, हाई कोर्ट में। ठीक है, चलो मैं क्लास में। चलिए साहब, बहुत बढ़िया बात है। तो आगे का रणनीति अपनाते हैं। यहाँ से हाउ मेनी स्ट्रेंजर इन सोनेट, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कर्टन, GM हॉपकिंस ने ये लिखा था। इसके बाद अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि ऑक्टाव क्या होता है, सेस्टेट क्या होता है ना, क्वार्टेंस क्या होता है, टर्सेट क्या होता है, कपलेट क्या होता है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो 2 लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे कपलेट बोलते हैं। 3 लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? टर्सेट बोलते हैं। 4 लाइन को क्या बोलते हैं? क्वार्टेंस बोलते हैं। 6 लाइन्स को क्या बोलते हैं? सेस्टेट बोलते हैं। और 8 लाइन को क्या बोलते हैं? ऑक्टाव बोलते हैं। तो जब इजी क्वेश्चन बनने लगता है तो बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इटालियन सोनेट का फिगर क्या होता है ना? इटालियन सोनेट का फिगर क्या होता है, या फिर मैं बात करूं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो, इटालियन जो सोनेट है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक ऑक्टाव पार्ट होता है, एक सेस्टेट पार्ट होता है। तो सबसे पहले तो अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया बात है बेटा, अगर बात 14 लाइंस की है तो ऑक्टाव पार्ट होता है, एक सेस्टेट पार्ट होता है। जो इनिशियल 8 लाइंस होती है, इनिशियल 8 लाइंस का मतलब होता है शुरुआती जो 8 लाइनें होती है, वो शुरुआती 8 लाइंस आपकी ऑक्टाव पार्ट मानी जाती है। जो शुरुआत लास्ट की जो 6 लाइन होती है वो सेस्टेट मानी जाती है। अब इनमें क्या होता है बेटा, अब ये पूछा जा सकता है कि एक पोइम के अंदर स्टार्टिंग की लाइंस के अंदर जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, जो कवि होता है वो कवि बार बार क्वेश्चन पुटअप करता है, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेटा यहां पर होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है वो पोइम में यहां पर होती है। स्टार्टिंग की 8 लाइंस के अंदर कवि अपनी प्रॉब्लम्स जिन करता है, जैसे ऑन इज ब्लाइंडनेस। आप सभी इंग्लिश के बच्चे हैं तो आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि जॉन मिल्टन की एक पोइम थी ऑन
ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस यानी उसकी अंधेपन के ऊपर पोइम थी। तो उसने शुरुआती 8 लाइंस में, अगर आपको पोइम याद है, तो वो बताया कि मैं बहुत ही जल्दी बूढ़ा हो गया हूं, मेरी आंखें चली गई है, बूढ़ा नहीं हुआ हूं, बहुत ही जल्दी मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, अब मैं क्या करूं। फिर वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ भगवान के लिए लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो मुझे गिफ्ट दिया है क्रिएशन का, लिखने का गिफ्ट दिया है, और मैं भगवान की प्रशंसा के ऊपर ही कुछ ही नहीं लिख रहा हूं। तो वो फिर वो खुद ही कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि मेरे मरने के बाद में मैं जब वापस ऊपर जाऊंगा, भगवान मुझसे पूछेगा कि मैंने तुझे लिखने के लिए क्या क्या चीजें दी थी, और मैंने तुझे यहां पर एक क्रिएशन, एक पोइटिक, एक मैंने तुझे टैलेंट दिया था, तूने उस टैलेंट का यूज नहीं किया, तो तूने उस टैलेंट का यूज क्यों नहीं किया। तो वो कहता है कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मुझे स्कोल्ड करेगा, गॉड मुझे डांटेगा इस बात के लिए। तो वो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मुझे गॉड डांटेगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो हो जाएगा मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा ही नहीं, जो भगवान ने टैलेंट दिया है वो टैलेंट मैंने लिखा ही नहीं है, उस टैलेंट का मैंने यूज नहीं किया है, मैंने भगवान की प्रशंसा में कुछ नहीं लिखा है क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूं। तो ये सारी की सारी बातें क्वेश्चन है। तो जो जॉन मिल्टन होता है, जॉन मिल्टन शुरुआत की 8 लाइंस के अंदर वो ये बातें बोल देता है। फिर वहां पर एक लास्ट लाइन जो आती है, अब ध्यान रखना बेटा, 8 के बाद जो लाइन नंबर 9 आती है वो बीच में होती है। कुछ चीजें तो इसकी आती है, कुछ चीजें इसकी आती है। लाइन नंबर 9 में एक बात लिखती है कि बट माई पेशेंस प्रिवेंट मी, लेकिन मेरे धैर्य ने मुझे रोका। जब सारी बात बोल चुका होता है वो, उसके बाद लाइन नंबर 9 में एक बात लिखी आती है, बट माई पेशेंस प्रिवेंट मी, लेकिन मेरे धैर्य ने मुझे रोका और मुझसे कहा कि वत्स तू चिंता मत कर। भगवान जिसको जो भी चीज दे देता है, इसके बदले में भगवान कुछ मांगता नहीं है। और तू ये बात कर रहा है कि तूने भगवान के बारे में क्यों नहीं लिखा, तो तेरे जैसे असंख्य लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल हैं जो भगवान के एक इशारे के ऊपर उसके लिए लिखने के लिए, उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो भगवान जिसको जो भी चीज देता है वो उसके लिए बिल्कुल भी ये नहीं रखता कि आप उसके बारे में कुछ लिखे, या भगवान जिसको भी कोई टैलेंट दिया है उसके बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए, गॉड को कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा यहां पर क्या था कि स्टार्टिंग के इनिशियल 8 लाइंस के अंदर वो कंप्लेन करने की कोशिश करता है। क्या करता है? वो अपने आप से कंप्लेन करता है, शिकायत करता है। लेकिन जैसे ही 9 नंबर की लाइन आती है, वहां से उसका मूड चेंज हो जाता है। मतलब यहां पर चेंज ऑफ थॉट्स, यहां पर हम बोल दे सकते हैं चेंज ऑफ थॉट्स यानी विचारों का परिवर्तन हो जाता है यहां पर, है ना, विचारों का परिवर्तन हो जाते हैं। इसी को ही मैंने बोल दिया था बेटा टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। अब इंग्लिश में एक टर्म है, और वो टर्म क्या है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कवि यहां पर 8 लाइंस के अंदर, बहुत बढ़िया बात है, 8 लाइंस के अंदर जब कवि कंप्लेन कर रहा था, क्वेश्चंस पूछ रहा था, शिकायत कर रहा था, अपनी समस्याएं बता रहा था, तो लाइन नंबर के अंदर सोल्यूशन बताने लग जाता है। तो याद रखिए 6 लाइनों के अंदर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, और इन सभी प्रॉब्लम्स का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा? सोल्यूशन होता है। और जो ये विचारों का चेंज हुआ है कि इधर ये क्वेश्चन पूछते प्रॉब्लम बताते आंसर, तो ये बदलाव जो आता है वो लाइन नंबर 9 से आता है। और इसी लाइन नंबर को अंग्रेजी की लैंग्वेज में वोल्टा कहते हैं। सॉरी, यहां पर क्या बोलते हैं बेटा? वोल्टा बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज वोल्टा क्या होता है? तो वोल्टा होता है चेंजेस ऑफ थॉट्स, चेंज ऑफ थॉट्स, विचारों का परिवर्तन जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बेटा वोल्टा बोलते हैं। तो वोल्टा के अंदर क्या होता है, यहां पर विचार बदल जाते हैं। टर्निंग पॉइंट कौन सी लाइन से होता है? वोल्टा से होता है। चेंज ऑफ थॉट्स कौन सी लाइन से होते हैं? वोल्टा से होता है। लाइन नंबर कौन सी होती है? 9 नंबर की लाइन होती है। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा वोल्टा से होती है। आपको ये समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया बेटा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन है और क्लास से क्वेश्चन आएंगे, इस बात की गारंटी है मेरी आप लोगों से। लिटरेचर का क्वेश्चन बेटा बाहर नहीं जाएगा। जो भी बच्चे मेरे से पिछले जो रीट कैंसिल हुई थी उस रीट में पढ़ा हो, या फिर उसके बाद इस वाली रीट में पढ़ा हो जो रीट का प्री हुआ था, तो आपको क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो थोड़ा सीरियस होके पढ़े। सीरियस का मतलब ये नहीं कि तुम वैसे बैठ जाओ, नहीं। अब यहां से देखें, इटालियन सोनेट जो होती है, इटालियन सोनेट का जो ऑक्टेव पार्ट होता है, ऑक्टेव पार्ट यानी शुरुआती जो 8 लाइंस होती है, वो शुरुआती 8 लाइंस का बेटा ए बी बी ए, फिर यहां पे लिखा हुआ है राइम स्कीम CDE। अभी मैं आपको पोइम भी दिखा दूंगा, चिंता मत करो। तो यहां लिखा हुआ है ए बी बी ए राइम स्कीम है।
राइम स्कीम है कि ए बी बी ए बी बी ए, ये है 8 लाइन ऑक्टो पार्ट की राइम स्कीम है, और सी डी ई ये आपकी सेस्टेट पार्ट की राइम स्कीम है ना। कौन से पार्ट की बेटा है? सेस्टेट पार्ट की राइम स्कीम है, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो 2 पार्ट है यहाँ पर, तो एक पार्ट ऑक्टो हो गया, एक पार्ट सेस्टेट हो गया, तो इसकी ये क्या है? राइम स्कीम है। अब आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये पता नहीं हो कि सर राइम स्कीम क्या होती है, तो मुझे बता दीजिए। मैंने कल की क्लास में बताया था जब राइम वाला टॉपिक पढ़ाया था, और मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले यहां पर देखिए, अब यहां पर देखना बेटा, पोइम कौन सी है? व्हेन आई कंसीडर माई लाइट इज स्पेंट, जॉन मिल्टन ने ये बात लिखी थी, है ना। जॉन मिल्टन ने ये लिखा था कि व्हेन आई कंसीडर माई लाइट इज स्पेंट, यही था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन ने लिखी थी, ये सोनेट ही थी। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। आपको मैं थोड़ी सी वो पोइम बताना चाहूंगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ भाई साहब कीबोर्ड नहीं आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ओहो, बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा यहाँ पर हमारा लिखना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया यहाँ से। ओहो, बहुत बढ़िया बात है। चलो बेटा कोई बात नहीं है, अब नहीं लिखा जा रहा तो नहीं लिखा जा रहा, हम क्या करें यार भाई। जादू खत्म, मामला सुशटैक हो गया बेटा। तो ये तो गड़बड़ी हो गया, चलो ठीक है, रुकिए, दिखाएंगे अभी। ऑन इज ब्लाइंडनेस किसने लिखी थी? जॉन मिल्टन ने। और जो जॉन मिल्टन ने लिखा था बेटा, उसका सारा का सारा मामला मैं अभी आपके सामने यहीं पे बता दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। अभी यहाँ पे एकदम सारी चीज आपको बता दी जाएगी, पूरी की पूरी यहाँ पर आपको बता दी जाएगी। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, मैं आपको सारी की सारी राइम स्कीम बता दूंगा, वो भी बढ़िया तरीके से। कौन से तरीके से बेटा? बढ़िया तरीके से बता दूंगा, घबराने की कोई भी बात नहीं। और सारी की सारी एक ही पोइम के अंदर सारे लिटरेरी टर्म्स आपको कंप्लीट भी करवा दूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो यहां पर ये आ जाइए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। सुन लो बेटा, ज्यादा बहादुरी मत करो, आ जाओ, अपना काम हो गया, कुछ पार नहीं पड़ने वाली, ठीक है। सर मैं जाऊं बुक से पढ़ो अब, ठीक है। तो यहां से देखिए, ऑन इज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन था, तो जॉन मिल्टन ने इस पोइम में क्या लिखा था? यही चीज सारी लिखी थी इन्होंने। अब ये ग्रेड सेकंड की आगे अगर चीजें हैं तो वो आपको ग्रेड सेकंड के लिए, तो उनको आपको नीड नहीं है, हाउ डू, इसको छोड़ दीजिए आप। तो यहां पर अगर मैं आपसे अब बात करूं आगे, तो देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, पेट्रार्क ने लिखी थी, मिल्टन ने लिखी थी, ये आपके लिए नहीं है। अब देखिए एलिजाबेथन सोनेट क्या होता है, यहां पर हमने बात करी थी, अब बात करते हैं कि एलिजाबेथन सोनेट क्या होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। एक सेकंड बेटा, हेलो, तो इसको बोर्ड पे कैसे लूँ, ऐसे दिखा दूँ? कॉपी नहीं हो रहा ना ये, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है, दो भेजो, चले बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, हाँ जी, ठीक। चलिए बेटा यहाँ से एक बार जल्दी से आ जाइए। तो यहाँ की बात होगी आपकी कंप्लीट, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और चलते हैं। तो शाबाश बच्चे, यहाँ से आ जाइए, हो गया काम आपका। बढ़िया तरीके से पढ़ो, तो फिर ऐसा पढ़ो कि समस्या अपने को कुछ आए ही नहीं। येलो जे येलो, और येलो यहाँ से सीधा आपको पोइम की शेयर करवाता हूँ। ऑन इज ब्लाइंडनेस आज पूरी पढ़ाता हूँ, उसके अंदर सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। लीजिए, तो यहां से देखिए, ये आपकी पोइम है, यहां से आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। ये पोइम आपको नजर आ रही है नहीं आ रही है, बताओ जल्दी से, बहुत बढ़िया बात है। यहां से देखिए, तो यहां पर ये आपको विजिबल है कि नहीं है, जल्दी से बताओ, ये दिखाई दे रहा है नहीं दिख रहा? तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन आई कंसीडर, क्या लिखा हुआ बेटा? व्हेन आई कंसीडर, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से देखें यहाँ पर, बहुत बढ़िया बात है यहाँ,
चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है, ये लो, शाबाश। अब यहाँ पर देखेंगे हम आगे की तरफ, तो यहाँ पे चीज क्या लिखी हुई है बेटा, चलो, व्हेन आई कंसीडर, यहां पर शांति से देखना। तो यहां पर अगर मैं आपसे ये बताऊं कि आपका जो क्या कहते हैं, जो आपका इसकी राइम स्कीम जो होती है वो क्या होती है, तो यहां से देखिए, दिख रही है नहीं दिख रही है आपको, ये बता दे सबसे पहले। नहीं सर, थोड़ी बहुत तो दिख रही होगी यार, ऐसे क्या कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। यहां से तो सुन लीजिए आप यहां से, तो सबसे पहले यहां पे लिखी हुई है कुछ चीजें, वो ध्यान से देखें। चलो, व्हेन आई कंसीडर, यहां साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई कंसीडर, यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पे देखो सबसे पहले लास्ट का वर्ड क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो, मैं वो लिख देता हूं, उसके बाद क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो ये देखिए 1 2, सबसे पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इसके अंदर देखिए बेटा 14 लाइन से, कितनी लाइन है यहाँ पर, ये 14 लाइन से, यहाँ पर ध्यान दे, जूम ही तो नहीं हो रहा बेटा यहाँ से, बहुत बढ़िया बात है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं आप लोगों को। तो चलिए, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है 14 लाइंस इसमें है ना। अब 14 लाइंस है, तो इसमें स्टार्टिंग की जो 8 लाइंस है, जैसे यहां से लेके यहां तक की मैं 8 लाइंस की बात करूं यहां, तो ये 8 लाइंस हो गई, और यहां से यहां तक की ये 6 लाइन हो गई। तो स्टार्टिंग की जो ये 8 लाइन है वो आपका कौन सा पार्ट हो गया, ऑक्टेव पार्ट हो गया, और ये जो पार्ट है बेटा आपका सेस्टेड पार्ट हो गया। तो ये तो आपका सेस्टेड पार्ट हो गया, और ये बेटा आपका, बिल्कुल शाबाश बेटा, ये आपका एक तरीके से कौन सा पार्ट हो गया, बात समझ में आ गई होगी, बात बहुत बढ़िया बात है। यहां से चलिए, क्लियर हो गया। अरे भाई इतना तो दिख ही रहा है यार, बस इतना तो, काउंटिंग तो दिख ही रही है ना, वर्ड नहीं दिख रहे, तो वर्ड आपको पढ़ने भी नहीं है, ठीक है, वर्ड आपको पढ़ने भी नहीं है, यहां से बस ये देख ले कि हाँ भाई ये है, ठीक है। तो ये 8 लाइन जो होती है वो ऑक्टेव पार्ट में जाती है, और 6 लाइन होती है। अब देखो लास्ट का वर्ड क्या लिखा है, स्पेंट, देखो यहां पर लास्ट का वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्पेंट लिखा हुआ है। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं। चलिए, तो यहां पर, वहां पर जो था वो 8 लाइन ऑक्टेव पार्ट हो गया, और 6 लाइन आपका सेस्टेड पार्ट हो गया, ठीक। अब यहां पर देखिए, एलिजाबेथन एंड मॉडर्न सोनेट क्या होती है, तो एलिजाबेथन और जो मॉडर्न सोनेट होती है वो बेटा यहां से हम देखेंगे 4 4 4 और 2, वहां पर 8 और 6 का मामला था, यहाँ 4 4 4 और 2 का मामला है। राइम स्कीम क्या होती है इसकी, ए बी, जो पहली 4 लाइन होती है उसकी राइम स्कीम होती है ए बी, फिर लिखा हुआ है सी डी, और फिर लिखा हुआ है ई एफ, और फिर लिखा हुआ है जी, मतलब ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 14 लाइनों की आपकी क्या होगी बेटा, राइम स्कीम हो गई, ठीक है, राइम स्कीम हो गई। यहां से बात समझ में आ गया होगा, तो करेक्ट आंसर यहां समझ में आ गया, ये राइम स्कीम किसकी है, एलिजाबेथन की है, करेक्ट हो गया बेटा यहां तक का मामला। अब यहां से देखो, स्पेंसर जो है, स्पेंसर की जो थी बेटा, स्पेंसर की राइम स्कीम आप चेक कर लीजिए, आपको यह भी पूछ सकता है कि इसकी राइम स्कीम कौन सी है, तो इसकी है ए बी बी सी डी और ई, ये बेटा इसकी राइम स्कीम है स्पेंसर की। स्पेंसरियन जो पोइट थी, उस स्पेंसर की जो राइम स्कीम थी वो ये थी, ये बात समझ में आ गई। जबकि शेक्सपियर की क्या है, ए बी सी डी ई एफ और यहां था जी। तो बेटा ये डिफरेंस है दोनों के, स्पेंसर ने इस हिसाब से लिखा है और इसने इस हिसाब से लिखा है, और आपकी वो ऑक्टेव वाली मैंने बताई थी, तो ये एक दो बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। कर्टल सोनेट क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो बेटा कर्टल सोनेट क्या होता है, जीएम हॉपकिंस ने ये पोइम, कर्टल सोनेट किसने लिखी थी, जीएम हॉपकिंस ने लिखी थी, ठीक है। और इसके बाद कितने लाइनों में लिखी थी, 10.5 लाइनों में लिखी थी। और फेमस सोनेट कौन सी थी बेटा, फेमस सोनेट शेल आई कंपेयर दी, ये विलियम शेक्सपियर की है। नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, विलियम शेक्सपियर की ये सोनेट के नाम है, अगर आपने पढ़ा हो तो शेल आई कंपेयर दी, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है, और यहां पर आपको नॉट मार्बल एंड गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स भी मैंने आपको अभी अभी बताया है। बात समझ में आ गई बेटा, तो ये आपका किसका था बेटा, ये सोनेट की चीजें थी जो मैंने आपको बताई है। बात समझ में आ गई, एक हल्का सा मैं आपको रिकेप दे देता हूं ताकि वो सारी की सारी चीजें आपके समझ में आ जाए, वो भी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो बात समझ में आ गई यहां तक, किसी को कोई आपत्ति हो तो बताए बेटा, नहीं आपत्ति हो तो बताए, फिर मैं आगे चलता हूं। शाबाश, क्लियर हो गया सारा मामला यहां तक,
सोनेट के अलावा और लिटरेरी टर्म्स, बिल्कुल वो भी देखेंगे। तो ये तो आपकी सोनेट की थी जो बेटा मैंने आपको बताई है। इसके अलावा हम आगे की देख लेते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ से एक और वर्ड मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, एलिजी। क्या होता है यहाँ से? अब एलिजी होता है बेटा, ELEGY, एलिजी। अब एलिजी क्या होता है? यहाँ से देखिए सबसे बड़ा बेटा सोनेट ही है इनमें, सबसे बड़ा क्या होता है? सोनेट ही है। सोनेट के अलावा कोई भी बड़ा नहीं है, आप चिंता ना करें किसी भी कंडीशन में बढ़िया तरीके से। बस सोनेट ही एक ऐसा है जो बिल्कुल बड़ा है, बाकी सब बेटा छोटे छोटे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। देखो अब सबसे पहले एलिजी का मतलब बताएं कि एलिजी क्या होता है और क्या नहीं होता। एलिजी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, एक बार थोड़ा सा ये बता दें आप, उसके बाद फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या है और क्या नहीं है। जल्दी बताए बेटा, एलिजी किसे कहते हैं और क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले एलिजी का मतलब क्या होता है बेटा, यहां से देखिए एलिजी का मतलब होता है सैड सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग होता है? सैड सॉन्ग होता है, यानी ये दुख की बात करता है बेटा। इसकी थीम कैसी होती है? इसकी डार्क थीम होती है। कैसी थीम होती है? इसकी डार्क थीम होती है, यहां से डार्क। और ये कैसा होता है? पेसिमिस्ट होता है। कैसा होता है? पेसिमिस्ट होता है। पेसिमिस्ट मतलब क्या होता है? निराशावादी होता है। क्या होता है? यहां से निराशावादी होता है। दूसरी बात ये आती है कि ये कब लिखा जाता है? ये लिखा जाता है कहीं ना कहीं से आपका कोई भी डियर हो, आपका कोई भी डियर या फिर क्या हो, आपका नियर, डियर और नियर की डेथ के ऊपर। जब कोई भी आपका पसंदीदा, आपका लवेबल पर्सन की डेथ हो जाती है, मृत्यु अगर हो जाती है किसी भी ऐसे इंसान की जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो उसको ट्राइब्यूट देने के लिए, ट्राइब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा? ट्राइब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। क्या होता है? श्रद्धांजलि देने के लिए आप उसके बारे में कुछ लिखते हो, तो जो उसके बारे में लिखा जाता है वो एलिजी माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? एलिजी माना जाता है। बहुत बढ़िया बात है, यहां तक से एलिजी का सारा सिस्टम आपके दिमाग में आ गया होगा कि एलिजी किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं। क्लियर हो गई? और अगर मैं इसके बारे में और बात बताऊं आपसे, तो बेटा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो एलिजी है इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब देखो टू प्रेज नहीं होता है यहां पर, टू प्रेज प्रशंसा करना इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपका एक ने कहीं ना कहीं गलत आंसर माना जाएगा। तो ये कब लिखा जाता है? ये एलिजी होती है जो किसी की शोक गीत होता है। अगर मैं इसे हिंदी में लिखने की कोशिश करूंगा तो बेटा इसे मैं बोलूंगा शोक गीत। कौन सा गीत बोलूंगा? इसे मैं शोक गीत बोलूंगा। बात समझ में आ गई यहां तक? तो ये एक हल्की हल्की चीजें थी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है यहां से जी, बिल्कुल। अब यहां से एक बात और देखेंगे, देखो यहां पर आपको एग्जाम में कौन कौन से वर्ड मिल सकते हैं? आपको सैड वर्ड मिल सकता है, आपको सोरो वर्ड मिल सकता है। सारे के सारे वर्ड का मीनिंग दुखी होगा। क्या होगा बेटा? दुखी होगा। फिर यहां पे लिखा मैंने मोर्नफुल, मोर्नफुल यानी वही दुखी हो गया। यहां पर लेमेंटेशन, क्या लिखा बेटा? लेमेंटेशन, इसका मतलब भी क्या होता है? वही विलाप करना होता है। फिर मिल सकता है आपको ग्रिफ, GRIEF, ग्रिफ का मतलब भी क्या होता है बेटा? ग्रिफ होता है। इसकी थीम कैसी होती है बेटा? डार्क थीम होती है। कैसी होती है? यहाँ पर डार्क थीम होती है। और अगर बात करूं यहाँ पर, बहुत बढ़िया, अ पोइम, ध्यान रखना बेटा, अ पोइम ऑफ मॉर्टल लॉस। क्या लिखा? अ पोइम ऑफ मॉर्टल लॉस। लॉस का मतलब बताऊंगा, लॉस एंड। क्या लिखा हुआ है बेटा? लॉस एंड। और यहां पर एक और जो वर्ड इसके बाद लिखा जाएगा वो था बेटा कॉन्सोलेशन। क्या था? कॉन्सोलेशन यहां पे लिखा हुआ है। और इस कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सांत्वना देना। क्या देना बेटा? सांत्वना देना। तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या होता है कि ये सैड सॉन्ग होता है, दुखी गाना होता है। इसके अंदर सोरो थीम होती है, इसकी डार्क थीम होती है, इसकी मॉर्नफुल का मतलब होता है शोक करना, विलाप करना, रोना धोना, लेमेंटेशन यानी विलाप करना, ग्रिफ यानी दुख, डार्क थीम हो ही गया। अ पोइम ऑफ मॉर्टल लॉस, इसमें नुकसान होना जरूरी है। और दूसरी बात यहां पर देखे बेटा कॉन्सोलेशन, इसमें सांत्वना दी जाती है। इसके अंदर ट्राइब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि। बेटा ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जब भी एलिजी आएगा, इस बात को ध्यान दें। जब भी एलिजी आएगा तो बेटा ये आपको सही से आंसर से मिलने की कोशिश करेगा। बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। बात समझ में आई? यहां नहीं आई? बहुत बढ़िया। इसके बाद सबसे अच्छी चीज और देखिए, यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पर और वर्ड मिल सकता है, जैसे यहां पर आपको टू को, जी बिल्कुल, COMME, ये बिल्कुल ये वर्ड आपको मिल सकता है। इसका मतलब होता है दुख या सांत्वना देना। क्या होता है? दुख। क्या होता है बेटा? दुख और सांत्वना देना। सांत्वना देना इसका मतलब होता है, मतलब एलिजी इस वजह से लिखी जाती है। व्हाट इज द रीजन है ना फॉर राइटिंग एन एलिजी? एलिजी लिखने का कारण क्या है? तो एलिजी लिखने का कारण होता है टू कम्मेमोरेट, मतलब सांत्वना देने के लिए लिखी जाती है। किसको? जो आपका मरा हुआ दोस्त है। किसको?
जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, किसको, जिसने आपको, जिसको आपने खोया है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यह चीज लिखी जाती है। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक और वर्ड मिल सकता है बेटा, टू लैम्ट, LEMENT। इसका मतलब होता है विलाप करना। क्या होता है बेटा? विलाप करना। इसका मतलब होता है जब आप किसी न किसी चीज से विलाप कर रहे हैं क्योंकि आपको इस बात का दुख हुआ है, तो यहां पर यह लिखा जाता है। इसके बाद बेटा ये एक मोर्नफुल, क्या, ये एक मोर्नफुल पोइम है, यानी दुख से भरी, विलाप से भरी हुई कविता होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम एलिजी बोलते हैं। फिर यहां पर एक बात और अगर मैं बात करूं, यहां से अगर मैं और बात करूं बेटा, तो ध्यान रखना यहां पे मिलेनकॉलिक, बेटा ये पोइम बड़ी दुखदायक होती है, नीरस वाली होती है। इसके बाद और मैं बात करूं यहां पर, तो बेटा प्लेंटिव पोइम होती है, दुख वाली होती है, प्लेंटिव पोइम होती है। यहां से ये देखिए। इसके बाद फिर मैं अगर बात करूं यहां पर, तो ये देखिए ए सॉन्ग ऑफ बेवरमेंट होता है। यहां से BE, ध्यान देना बेटा, BEREAVEMENT। इसका मतलब भी क्या होता है बेटा? दुख, दुख बोलने वाला, दुख देने वाला, ये सारे के सारे चीजें यहां पर आती है। तो बेटा ये आप बिल्कुल वो बताएंगे यहां पर। सोलम, फिर यहां पर देखो गंभीर, SOLEMENEDITATION। लेकिन मैं इनको लिख क्यों रहा हूं ना, मेरे पास ये PDF बिल्कुल लिखी हुई PDF है, तो मैं आपको डायरेक्ट वहीं से बता दूं, अपना टाइम बच सकता है। ठीक है, इनको लिखने की तो कोई बात है इतनी है ही नहीं बेटा। तो ये आपका कहीं ना कहीं यहां से सही आंसर हो गया। ये आपका बिल्कुल सोलम यानी गंभीर होता है। तो यहां से एक बार थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूंगा, और ये अपने पास सारी चीजें लिखी हुई है, तो अपने पास लिखने का टाइम बच सकता है बेटा। ठीक है, और वो भी ऐसी की ऐसी और लिखी हुई है, इसलिए आपसे मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। यहां से ये देखिए, तो बेटा ये आपका व्हाट्सएप वेब हो गया, ये आ गया, ये सारी की सारी PDF हम अभी निकाल लेते हैं। तो बात समझ में आ गई, एलिजी क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? एलिजी कपलेट में लिखा जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि एलिजी कौन से कपलेट में लिखी जाती है, तो ध्यान दे यहाँ पर जो एलिजी होता है वो एलिजी कपलेट में भी लिखा जाता है। इस बात का निश्चित रूप से ध्यान दे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एलिजी के साथ साथ और भी कई सारी चीजें बता दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ से एक सेकंड बेटा, यहाँ पर देखिए, ये हो गया फिगर ऑफ स्पीच, ये हो गया पन, और ये हो गया एलिजी, और एलिजी यहाँ से ये आ चुका है बेटा, एलिजी। ठीक है, एलिजी के बाद यहाँ पर मैं एक बार ये भी कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, और इसके बाद हम बात करें तो शॉर्ट स्टोरी भी ये हम देख लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा, मामला बढ़िया हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई, कौन सा एलिजिक कपलेट में पूछा जा सकता है, कौन से कपलेट में बेटा? एलिजिक कपलेट में यहां से पूछा जा सकता है। इस बात का आप ध्यान दें यहां पर। अब देखिए यहां पर एक बार जल्दी से यहां पर फटाफट आ जाइए, एलिजिक कपलेट में लिखा जाता है यहां से। तो यहां से लिटरेरी टर्म्स की फाइल शुरू हो चुकी है, और यहां पर लिटरेरी टर्म फर्स्ट, लिटरेरी टर्म्स, तो यहां से ये देखिए बेटा, ये लिख गया, तो यहां से ये देखिए, चलो जी चलो। तो यहां से क्या हो गया, सबसे पहले शाबाश बेटा। इसके बाद यहां पर आ जाओ एक बार जल्दी से, और चलो जी चलो, लिटरेरी टर्म्स 2 यहां पर आ चुकी है फाइल, और ये 2 के अंदर सीधा आपको एलिजी लिखा हुआ मिल गया होगा। शांति से देखिए, यहां पर एलिजी लिखा हुआ आपको मिल गया है। अब यहां पर देखिए एलिजी क्या होता है, तो देखिए एलिजी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एलिजी। कौन सी का? ग्रीक लैंग्वेज का है। और फिर यहां से देखिए बेटा, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। अब यहां पर देखिए बेटा, एलेगस, एलेगस यहां पर एक वर्ड था, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था, जिसका नाम क्या था? एलेगस था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाई एलेगस क्या है, तो एलेगस एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये एलोगोस, क्या हुआ बेटा? एलोगोस ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड हुआ, जिससे क्या बना? एलिजी बना। कई बार एलेगस होता है। ठीक है, एलिजी क्या है? एलिजी इज अ सैड पोइम टू प्रेज एंड एक्सप्रेस सोरो। क्या लिखा हुआ है? टू प्रेज यानी व्यक्त करने के लिए, दुख को व्यक्त करने के लिए, प्रशंसा, किसकी? मरे हुए इंसान की प्रशंसा में जो दुख भरे चीजों से लिखा जाता है उसे क्या कहता है बेटा? सोरो एंड कॉमेमोरेट फॉर समवन हु इज डेड। कोई भी इंसान जो मर गया है उसकी मृत्यु के ऊपर जो लिखा जाता है उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? एलिजी बोलते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर देखिए एलिजी, समवन हु इज नियरर एंड डियरेस्ट पर्सन। कोई ना कोई जो नियरर और डियरर है, या फिर मैं बात करूं डियरेस्ट या नियरेस्ट है, नियरेस्ट है, कोई भी नियरेस्ट पर्सन है या डियरेस्ट पर्सन है जिसकी मृत्यु के ऊपर जो लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? एलिजी बोलते हैं। देखो ट्राइब्यूट, श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा जाता है, जिसे इंग्लिश में ट्राइब्यूशन भी बोला जाता है, ये अपन ने पढ़ाया था पहले, ट्राइब्यूशन के लिए बोला जाता है। इसके बाद थीम कौन सी होती है? इसकी थीम होती है सैड, सोरो, मॉर्नफुल, लेमेंटेशन, विलाप करना, जिसका मतलब होता है डार्क थीम है यहां पर, सीरियस थीम है यहां पर, अ पोइम ऑफ मॉर्टल लॉस एंड कंसोलेशन। बिल्कुल ये स्टेटमेंट याद रखना, एग्जाम में सेम ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट आता है, क्या इसी को ही बोलते हैं? ये बात पूछा जाता है बेटा। ठीक है, इसके बाद यहां से देखिए, यहां पर एलिजी, एलिजी एक सैड सॉन्ग होता है, दुख भरा गाना होता है। टू कॉमेमोरेट होता है,
टू लैम्प्ट होता है, मोर्नफुल पोइम होती है, मिलनकलिक पोइम होती है, उदासी इसका है, प्लेंटिव पोइम होती है, दुख भरा है, रिफ्लेक्टिव पोइम होती है, प्रदर्शन है, इसमें दिखाया जाता है, बोला जाता है। ए सॉन्ग ऑफ बेवरमेंट, दुख से भरी हुई चीज है। सोलमेंटेशन, बिल्कुल यहां पर एक गंभीर सेंस में लिखा जाता है, यहां पर गंभीर चीज लिखी जाती है, उसको भी ये बात बोलते हैं। फिर यहां से देखिए एलेजिक स्टेंजा, एलेजिक कपलेट में लिखी जाती है। आपसे ये पूछ सकता है कि एलेजी कैसे लिखी जाती है, तो एलेजी लिखी जाती है बेटा एलेजिक कपलेट में। किस में लिखी जाती है? एलेजिक कपलेट में लिखी जाती है। फेमस एलेजीज कौन कौन सी है? देखो, एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये लिखी थी थॉमस ग्रे ने। थॉमस ग्रे नाम के एक कौन थे बेटा? बिल्कुल एलेजी लिखी थी इन्होंने, पोइट थे ये, थॉमस ग्रे नाम के पोइट थे, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन? कि भाई साहब जो आपकी जो फेमस पोइम है वो थॉमस ग्रे ने कौन सी लिखी है? तो एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये एक फेमस पोइम है जो किसने लिखी थी? थॉमस ग्रे ने लिखी थी। ये एक पेस्टोरल एलिजी है। कौन सी एलिजी है? पेस्टोरल एलिजी है, जो किसने लिखी थी? वो लिखी थी थॉमस ग्रे ने। एलिजी का नाम क्या था? जोर से बोलो, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। किसने लिखी? थॉमस ग्रे ने। कौन सी है? पेस्टोरल एलिजी है। सर ये पेस्टोरल एलिजी क्या होती है? तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेस्टोरल एलिजी क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पेस्टोरल एलिजी का मतलब होता है विलेज लाइफ, जिसके अंदर गांव का चित्रण किया जाता है। ठीक है, शेपर्ड गडेरिया का चित्रण किया जाता है। रूरल लाइफ या रस्टिक लाइफ, वही है, देहाती या गांव के जीवन का वर्णन किया जाता है, उसे पेस्टोरल एलिजी कहते हैं। और ये एक शेपर्ड एक गडेरिया की मृत्यु के ऊपर, एक गडेरिया अपने दोस्त दूसरे गडेरिया की मृत्यु के ऊपर जो लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शेपर्ड बोलते हैं। और याद रखना है बेटा, क्या याद रखना है? बिल्कुल सतर्क, बहुत बढ़िया। 7742157800 याद रखना। 23 फरवरी को बेटा रुद्राक्ष क्लास होगी, 500 क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे। शाम 6 बजे से क्लास चलेगी बेटा, अनलिमिटेड 1-2 बजे तक। तो यहां पर बेटा ये क्लास होगी रुद्राक्ष क्लास, ध्यान देना, रात को शाम को 6 बजे से लेट नाइट तक। जो नए स्टूडेंट्स है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके बोल दे कि सर हमें रीट के ग्रुप में ऐड कर दे, आपको ऐड कर दिया जाएगा। क्लास इस वाले चैनल पे नहीं होगी, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ग्रुप में सेंड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, भूल नहीं जाना रे, रुद्राक्ष क्लास लेना रे। तो यहां से बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक और एलिजी है। हालांकि यहां पे देखो एडोनेल्स लिखा हुआ है, पीबी शैली ने लिखा था। किसने लिखा था बेटा? ये पीबी शैले ने लिखा था। और जो एलिजी पीबी शैले ने लिखा था उसका नाम क्या था बेटा? एडोनेल्स था। देखो, ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स, पीबी शैली का दोस्त था जॉन किट्स। जब जॉन किट्स की डेथ हुई थी टीबी के कारण, मात्र 26 ईयर्स में टीबी के कारण डेथ हो गई थी। किसकी बेटा? जॉन किट्स की। तो जॉन किट्स की याद में, अपने दोस्त की याद में, समझ रहे हो क्या बेटा? अपने दोस्त की याद में पीबी शैले ने लिखा था, जॉन किट्स की याद में। ठीक है, फिर एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। यहां पर देखो एक एलिजी लिखी गई थी पागल कुत्ते की मृत्यु के ऊपर। ओलिवर गोल्ड स्मिथ इसके राइटर थे। अगर बाई चांस पूछ ले तो दो चार तो कम से कम याद करके जाओ, जो नंबर सीधा आ जाए, कटे नहीं। लिसिडस ये जॉन मिल्टन ने लिखी थी बेटा, ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। बस इतनी सी, 3 याद रखनी है, 3 याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है? लिसिडस जॉन मिल्टन ने लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग पे। और एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग, ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखा था। एडोनेल्स लिखा था पीबी शेले ने ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स, इसके ऊपर लिखा था। बात समझ में आ गई? यहां तक की बात बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद आ जाइए आप। ठीक है, तो ये आपको अब देखो, यहां से देखिए कई सारे टाइप्स है, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, कई सारे टाइप्स है। एलिजी जो है ये पेस्टोरल एलिजी होती है। एक तो पेस्टोरल एलिजी के बाद होता है डर्ज, DIRG। एक होता है बेटा मोनोडी, क्या होता है? मेनोडी। तो ये एक एलिजी के टाइप्स है। तो एलिजी का मतलब क्या हो गया? सैड सॉन्ग यानी शोक गीत हो गया। इसके बाद पेस्टोरल एलिजी किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था पेस्टोरल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बेटा एग्जाम में, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऑन द डेथ एंड सबलाइम कंट्री, है ना? ऑन द डेथ, मृत्यु के ऊपर, सबलाइम कंट्री। इसमें विलेज लाइफ होती है, गांव का चित्रण होता है। रस्टिक लाइफ होती है, देहाती होता है। शेफर्ड होता है, रूरल एरिया का वर्णन किया जाता है, उसे ही पेस्टोरल एलिजी कहते हैं। डर्ज किसे कहते हैं? ये एक तरीके का गाना है, सैड सॉन्ग है। मोनोडी किसे कहते हैं? एलिजी संग बाय वन पर्सन। अगर एक ही आदमी दुख व्यक्त कर रहा है तो मोनोडी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मोनोडी। इसके अंदर बेटा क्या होता है? ये एक तरीके का एक ही आदमी दुख जिसके अंदर व्यक्त कर रहा है वो मोनोडी होता है एलिजी के अंदर ही। और डर्ज क्या होता है? एक सॉन्ग होता है, गाना होता है बेटा, एक गाना होता है, अंतिम गाना हो सकता है कोई ना कोई, तो उसे डर्ज कहते हैं। यहां से इसके बाद यहां से देखिए बेटा ड्रामा।
अब बात आती है सर ड्रामा किसे कहते हैं, तो ध्यान दे बेटा ड्रामा किसे कहेंगे, ये तीसरा पॉइंट आता है अपने पास ड्रामा को लेकर। ड्रामा देखिए, ड्रामा सबसे पहले वर्स में लिखा जाता है और प्रोज में लिखा जाता है। तो वर्स का मतलब ही क्या होता है बेटा, पोएट्री होता है। तो जो पद्यांश होता है, पद्य भाग होता है, उसे वर्स कहते हैं, और जो प्रोज होता है, गद्यांश होता है, उसे बेटा ये कहते हैं, पहली चीज। अब ड्रामा क्या होता है, आप लोग जितनी भी मूवीज देखते हो वो सबकी सब ड्रामा है। जितने भी सास बहू वाले नाटक देखते हो या और कोई से भी नाटक देखते हो, वो सब भी आपके ड्रामा होते हैं, ठीक है। अब ड्रामा के अंदर मेन क्या होता है, पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन ड्रामा। ड्रामा के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं और डायलॉग्स होते हैं। ड्रामा जब तक ड्रामा नहीं बनता जब तक कैरेक्टर्स नहीं होते या फिर डायलॉग्स नहीं होते, ठीक है। इसके बाद देखो ड्रामा कैसा हो सकता है, ड्रामा आपका काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है ना बेटा, फिक्शनल। और तो मतलब कोई भी पिक्चर ऐसी होती है जो वास्तविक घटना पे आधारित हो सकती है, या कोई भी पिक्चर ऐसी हो सकती है, जैसे बाहुबली पिक्चर थी, तो बाहुबली पिक्चर एक डिजाइन करी गई थी, कुछ नहीं था वहां पर, लेकिन शेरशाह पिक्चर आई तो बेटा उसके अंदर आपका किसी की जीवनी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिक्शनल भी हो सकता है, नॉन फिक्शनल भी हो सकता है, यानी कल्पना में भी बनाया जा सकता है या फिर एक्चुअल में बनाया जाए। प्रोटोगोनिस्ट, बिल्कुल सही बात है, प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है हीरो, अभी आगे आ जाएगा बेटा ड्रामा के अंदर। इसके बाद यहां से देखिए, अ पर्सन हु राइट्स ड्रामा, एक व्यक्ति जो ड्रामा लिखता है सबसे पहले उसे क्या कहते हैं, तो एक व्यक्ति जो ड्रामा लिखता है, ड्रामा लिखने वाले को, जैसे सोनेट लिखने वाले को क्या बोलेंगे, सोनेटर बोलेंगे, वैसे ड्रामा लिखने वाले को ड्रामेटिस्ट बोलेंगे या प्ले राइट बोलेंगे। प्ले राइटर नहीं बोलेंगे, प्ले राइट बोलेंगे। अक्सर हम राइटर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है, केवल और केवल प्ले राइट ही यहां पर होता है, नाटक लिखने वाले का। इसमें ड्रामा कंपोज्ड वर्स एंड प्रोज दोनों तरीके से लिखा जाता है। मेन पार्ट्स क्या होते हैं, इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, और ड्रामा में प्लॉट भी होता है, कथानक भी होता है। तो ये क्वेश्चन काफी प्रचलित है, हर टेस्ट सीरीज में आ रहा है आजकल की, प्लॉट होता है, प्लॉट नहीं होता है, स्टोरी में भी प्लॉट होता है, इस बात को भी नोट करके रखना। तो प्लॉट बेटा कथानक होता है, पहली बात। दूसरी बात यहां से आती है बेटा, ड्रामा क्या होता है ना, देखो ड्रामा आपका ट्रेजेडी भी हो सकता है, ड्रामा आपका कॉमेडी भी हो सकता है। ट्रेजेडी का मतलब क्या हो गया, ट्रेजेडी का तो मतलब बेटा दुख हो गया, दुख हो गया ना, जिसके अंदर मान लो हीरो मर जाए, हीरो के घर वालों को मार दे जाए, हीरो लास्ट में खुद भी मर जाता है, तो बेटा वहां कहीं ना कहीं जब खुद मर जाता है वो ट्रेजेडी हो गया। और मान लो लास्ट के अंदर विलेन को मारकर हीरो और कोई नहीं मरता, सब आ जाते हैं अपने घर पे वापस, तो वो आपका ट्रेजेडी कॉमेडी हो गया। तो देखो सबसे पहले जो, अगर यहां से देखना सैड एंडिंग, हीरो डेड, अगर मतलब हीरो कोई भी जो प्रोटोगोनिस्ट है, उसका जो मेन कैरेक्टर है, मेन जो एक्टर है पिक्चर का, वो मर जाता है, तो बेटा ट्रेजेडी में आता है। अब यहां से देखो ट्रेजेडी में क्या होगा और कॉमेडी में क्या होगा। तो सबसे पहले ट्रेजेडी की थीम कैसी होगी, डार्क थीम होगी। कैसी थीम होगी बेटा, डार्क थीम होगी। डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज होगा, डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज होगा, डिफिकल्ट लैंग्वेज होगी। जो आपका ट्रेजेडी वाला मैटर है, डार्क थीम होती है, जबकि कॉमेडी में लाइट थीम होती है। कॉमेडी में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता ना, मजा आ रहा है, बात खत्म। और फिर देखो इजी वर्ड्स का यूज होता है, यहां पर हार्ड वर्ड्स का यूज होता है, और इजी लैंग्वेज होती है, यहां पर लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है। तो ये दोनों तरीके का एक डिफरेंस है जो मैंने बताया है। जैसे विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ है, मैकबेथ नाटक के अंदर जो राजा मैकबेथ होता है वो पहले मार देता है डंकन को, है ना, पहले डंकन एक राजा है, तो डंकन को मारकर खुद राजा बनता है मैकबेथ, और लास्ट में मैकबेथ को मार देते हैं। तो जब लास्ट में मैकबेथ मर गया तो मामला गड़बड़ हो गया। फिर आता है बेटा, जैसे यहां पर देखो वीर जारा, यहां पर बेटा तेरे नाम, तो यहां पर देखो वीर जारा जो मूवी है, तो वीर जारा तो बेटा ठीक मूवी थी, बस दुख था, लेकिन लास्ट में ठीक मामला बेटा था। तेरे नाम में मर जाता है वो वहां पर, तो बेटा इसमें बहुत सारे दुख होते हैं लेकिन मरता नहीं है इसमें शाहरुख खान, ठीक है। लेकिन इसमें तेरे नाम में सलमान खान आफ्टर ऑल शायद मर जाता है, नहीं मरता तो कोई बात नहीं, दोनों को आप अंडरलाइन कर लीजिए, दुख तो भरा हुआ है इसे, ठीक है। इसके बाद यहां से आ जाइए टाइप्स ऑफ ड्रामा। अब बात करते हैं ड्रामा के टाइप्स की, कि ड्रामा के टाइप्स कितने होते हैं। वैसे आपको बता दूं कि अगर इंग्लिश आपने पढ़ी हो तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी एक ड्रामा चलता है, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट एक कॉमेडी ड्रामा है, जबकि मैकबेथ भी फर्स्ट ग्रेड में ही चलता है, वो एक ट्रेजेडी ड्रामा है, ठीक है। अब यहां से देखिए टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के कौन कौन से टाइप है ये भी आपको पूछा जा सकता है, ध्यान दो यहां पर। तो सबसे पहले यहां पे लिखा है बेटा मिस्ट्री ड्रामा, मिस्ट्री प्ले।
देखो यहाँ पर MYSTERYPLAY, बेटा मिस्ट्री ड्रामा होता है। तो यहां पर देखिए ये कैसे होते हैं, रिप्रेजेंटेशन बाइबल स्टोरीज इन चर्च, कहीं ना कहीं ड्रामा के अंदर चर्च को बताया जाता है, चर्च की स्टोरीज बनती है, बाइबल की स्टोरीज बनती है। जब इनकी स्टोरीज बनती है तो बेटा वो मिस्ट्री प्ले होता है। मिरेकल प्ले, मिरेकल प्ले में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्स लाइफ, साधुओं के जीवन को बताया जाता है, ठीक है। समटाइम्स ट्रू और फिक्शनल, कभी कभी साधुओं का जीवन अच्छा बताया जाता है और कभी कभी साधुओं का जीवन खराब बताया जाता है। तो यहां एक बात तो तय हो गई, मिरेकल प्ले के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट, साधुओं का जीवन बताया जाता है। इसके बाद बेटा मोरालिटी प्ले, मोरालिटी प्ले का मतलब क्या होता है बेटा, एलोगेरिकल ड्रामा होते हैं। ये कैसे होते हैं, एलोगेरिकल ड्रामा होते हैं, मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स, क्वालिटीज एंड अब्स्ट्रैक्ट वस्तुओं को मानते हैं। देखो ये एलोगेरिकल ड्रामा क्या होता है, तो एक वर्ड को समझना हो ना, एक वर्ड को समझो, ये क्या लिखा, एलेगोरिकल। तो बेटा यहां पर जो ये जी बिल्कुल मोरालिटी प्ले होते हैं, ये किस टाइप के होते हैं, ये जी बिल्कुल एलेगोरिकल ड्रामा होते हैं। अब आप कहोगे सर ये एलोगोरिकल वर्ड क्या है, तो बेटा सबसे पहले इसी को पढ़ के एलेगोरिकल वर्ड क्या होता है। तो देखो बेटा ये वर्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर होते हैं ना, कैरेक्टर वो किसको मानते हैं, क्वालिटीज को और निर्जीव चीज को मानते हैं। जैसे ये पेन है, तो मैं इसमें यह कहा जाता है कि वो पेन मुझसे आकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं लिखने में कुछ, वो पेन मुझसे आकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी लिखने में कुछ मदद करूं। अब बताओ ये पेन बोलता है क्या, ये पेन बोलता नहीं है ना, लेकिन फिर भी यहां पर लिखा कैसे जा रहा है, कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि कैरेक्टर्स, क्वालिटीज एंड एब्स्ट्रैक्ट वस्तुओं को मानते हैं, जैसे यूथ, चैरिटी, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी सबसे बेस्ट पॉलिसी है। अगर ईमानदारी चीख चीख कर ये बात कहती है, जैसे कहते हैं ना कि मेहनत चीख कर्म, अपने कर्म चीख चीख कर ये कहते हैं कि अगर आप मुझे अच्छा करोगे तो मैं भी आपके लिए अच्छा करूंगा, तो ये कर्म यहां पर बोल रहे हैं। तो इसी को ही बेटा क्या बोलते हैं, आपके यहां पे एलेगोरिकल बोलते हैं। क्लोसेट ड्रामा, क्लोसेट ड्रामा किसे कहते हैं, ओनली रिपीटेड नॉट परफॉर्म्ड। अब देखो यहां पर जी बिल्कुल, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये जो ड्रामा होते हैं क्लोसेट ड्रामा, ये केवल लिखे जाते हैं, क्या करे जाते हैं, केवल लिखे जाते हैं ये, ठीक है। नॉट परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, स्टेज के ऊपर परफॉर्म नहीं किया जाता है इनको, केवल ये लिखे ही जाते हैं। और कॉमेडी ड्रामा है सही और ट्रेजेडी ड्रामा है सही। तो ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, हल्का सा याद रखना, मिस्टेरिकल बाइबल स्टोरीज, मिरेकल सेंट लाइफ और मोरालिटी एलोगेरिकल ड्रामा। क्लोसेट केवल लिखे जाते हैं, परफॉर्म नहीं किया जाता है। कॉमेडी जिसमें हीरो की मृत्यु नहीं होती, और ट्रेजेडी जिसमें हीरो की मृत्यु हो जाती है। काम खत्म हो गया, आज से तुम पति पत्नी फिर संपन्न हुए, बहुत बढ़िया बात है यहां से। तो बात यहां पर समझ में आ गई होगी बेटा यहां तक की। इसके बाद यहां से देखिए एक और चीज आपके सामने लिखी हुई है, ध्यान से पढ़े बेटा, एक और चीज आपके सामने लिखी हुई है। ड्रामा आज पूरा करना है, इस बात को ध्यान रखना, हर कंडीशन के अंदर ड्रामा पूरा करना पड़ेगा, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा, कल मामला बढ़ जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चलिए बेटा बहुत बढ़िया बात है यहां से। देखो कॉमेडी क्या होती है बेटा, लाइट ट्यून। कॉमेडी अगर ड्रामा है तो कॉमेडी ड्रामे के अंदर ट्यून कैसी होती है, लाइट ट्यून होती है, हैप्पी एंडिंग होती है। जैसे एज यू लाइक इट था, एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ट्वेल्थ नाइट था, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। और ट्रेजेडी ड्रामा क्या होता है, सीरियस ट्यून होती है, डार्क ट्यून होती है, सैड दुखी एंडिंग होती है, सोरोफुल एंडिंग होती है। जैसे मैकबेथ लिखा था, मैकबेथ यहां पर विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। क्या लिखा था बेटा, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ हम कुछ सुना देते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो बेल लगा एडुपत आचार्य क्लासेस का नेक्स्ट छक्का बेटा। तो प्रोटोगोनिस्ट यहां पर देखिए ये क्या होता है बेटा, प्रोटोगोनिस्ट यहां पर क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है हीरो, जो ड्रामे का हीरो होता है। क्या होता है बेटा, जो ड्रामा का हीरो होता है, मेन कैरेक्टर होता है, पिक्चर का जो हीरो होता है। ड्रामा मतलब पिक्चर समझे। अब जो पिक्चर का हीरो है उसे क्या बोलेंगे, प्रोटोगोनिस्ट, मेन कैरेक्टर होता है ये। और एंटोगोनिस्ट ये मेन विलेन होता है। तुमने फिल्मी देखा है ना,
जब तुमने फिल्म देखी है तो निश्चित रूप से पता है कि फिल्मों के अंदर दो चीजें होता है, एक तो मेन कैरेक्टर होता है, एक दूसरा मेन कैरेक्टर होता है, एक पॉजिटिव यानी कि हीरो कहते हैं, और एक कौन सा बेटा, विलन होता है। क्या होता है, विलन होता है। बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन। तो विलन होता है यहां पर। तो विलन जो होता है उसे बोलते हैं बेटा जी बिल्कुल एंटोगोनिस्ट, और जो मेन कैरेक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोगोनिस्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन, उम्दा प्रदर्शन, छोटी छोटी बात है। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे स्लाइड वालों से सावधान। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद देखिए प्रोलॉग। अब यहां पर देखिए दो वर्ड आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, वन वर्ड में भी आ सकते हैं, ये काफी बार वन वर्ड में पूछे जाते हैं। प्रोलॉग क्या होता है, परफेस। परफेस का मतलब होता है प्रस्तावना, है ना, प्रस्तावना। अब यहां पर देखिए प्रस्तावना का मतलब क्या होता है कि किसी जैसे अपने संविधान की प्रस्तावना है तो संविधान शुरू होने से पहले प्रस्तावना आ जाती है। तो एक प्रोलॉग मतलब होता है किसी भी ड्रामे की प्रस्तावना जो होती है, जो भी ड्रामा होता है उस ड्रामा की जो प्रस्तावना शुरू की चीज होती है उसको प्रोलॉग बोलते हैं। एपिलॉग किसे बोलते हैं, एंडिंग ऑफ ड्रामा। उपसंहार, हिंदी के अंदर वो लिखते थे ना अपन, निबंध लिखते थे तो लास्ट में एक वर्ड लिखते थे उपसंहार। क्या लिखते थे, उपसंहार। तो इस उपसंहार को बोलते हैं बेटा एपिलॉग, यानी एंडिंग जो मैसेज होता है, एंडिंग जो मैसेज होता है, अंत का जो मैसेज होता है, उस अंत के मैसेज को बोलते हैं बेटा आपका एपिलॉग। और स्टार्टिंग की जो लाइंस होती है कुछ भी चीज, तो स्टार्टिंग की लाइंस होती है उसको प्रोलॉग बोलते हैं। बात समझ में आ गई यहां पर? बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा ये आपका ड्रामा वाला पार्ट था। अब कहो तो एक और पढ़ा दूं, 3 पढ़ा दिया, सोनेट पढ़ा दिया, ड्रामा पढ़ा दिया, एलिजी पढ़ा दिया। अब कहो तो बेटा एक और पढ़ा दूं, बात बता दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बेहतरीन, वाह भाई वाह, उम्दा प्रदर्शन, है ना। समय अपने को ज्यादा लगेगा नहीं, ठीक है। लिटरेरी टर्म्स यहां से ये लो, और 2 आएगी, ये बेटा 3rd नंबर की आएगी। तो यहां से शॉर्ट स्टोरी है, चेप लेगा इसको भी, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। तो शॉर्ट स्टोरी पढ़ा दे, आ जाओ तो फिर लगे हाथ लपेट लो इसको भी। देखो बेटा शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है छोटी कहानियां। शॉर्ट स्टोरी का मतलब क्या होता है, छोटी कहानियां शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है। तो यहां पर देखिए इट इज रिटन इन प्रोज, जो स्टोरी होती है वो प्रोज में लिखी जाती है। प्रोज का मतलब होता है क्या, बिल्कुल प्रोज का मतलब होता है बेटा जो गद्यांश लिखा जाता है वो ये होता है प्रोज, ठीक है, गद्यांश होता है। इट इज अ नरेटिव पोइम, ये एक नरेटिव पोइम होती है, शॉर्टर देन नॉवल। अब यहां से देखिए मतलब नॉवल से जो छोटा रूप होता है वो आपका शॉर्ट स्टोरी कहलाते हैं, बट लॉन्गर देन फेबल। लेकिन फेबल से क्या होता है बेटा, ऊपर होता है। अब फेबल क्या होता है, फेबल के अंदर विद अ फ्यू कैरेक्टर्स, कुछ ही कैरेक्टर। देखो नोवेल के अंदर कैरेक्टर ज्यादा होते हैं ना। अब सबसे पहले तो ड्रामा और नोवेल में क्या डिफरेंस है बेटा, इसका डिफरेंस बताइए। ड्रामा मतलब तो ड्रामा हो गया, नोवेल मतलब उपन्यास हो गया। तो बताइए सबसे पहले ड्रामा और नोवेल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो बेटा यहां पर क्या होता है, जो ड्रामा होता है उस ड्रामा के अंदर क्या होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, और दूसरी बात ड्रामा को स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर देते हैं, स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन नोवेल के अंदर भी कैरेक्टर होते हैं, लेकिन यहां पर इसको स्टेज के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते, कैरेक्टर इसके बजाय थोड़े कम होते हैं इसमें। लेकिन नोवेल को हम किसी को भी यानी स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकते, इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर से शॉर्ट स्टोरी यहां पे लिखा हुआ है, फेबल यहां पे लिखा हुआ है, ये शॉर्ट स्टोरी के ही टाइप है ना, शॉर्ट स्टोरी के ही टाइप है। देखो शॉर्ट स्टोरी कैसी होती है, नरेटिव होती है। फॉर्म कैसी होती है इसकी, प्रोज होती है। शॉर्टर देन नोवेल, नोवेल से छोटी होती है शॉर्ट स्टोरी। लार्जर देन फेबल, लेकिन फेबल से बड़ी होती है शॉर्ट स्टोरी। ए फ्यू कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। प्लॉट, स्टोरी में भी प्लॉट होता है, प्लॉट ट्रेजेडी भी हो सकता है, एंडिंग भी हो सकती है। भाई कोई भी कहानी हंसी मजाक वाली भी हो सकती है और कोई भी कहानी आपकी दुखदायक भी हो सकती है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं फेबल किसे कहते हैं, तो फेबल एक स्टोरी होता है, ठीक है, इसमें कैरेक्टर्स होते हैं एनिमल्स। अब देखो फेबल किसे कहते हैं, इसमें तो इंसान कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन इसमें एनिमल जानवर जो होते हैं ना वो कैरेक्टर होते हैं। फेबल जैसे आपने फेयरवेल डब्ल्यू जॉर्ज शॉ की लिखी थी एनिमल फार्म, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा हो तो एनिमल फार्म नाम का एक नोवेल था। उस नोवेल के अंदर पता है क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था कि जो सुअर होता है वो दारू पीता है, सुअर होता है जो बेड पे सोता है, घोड़ा होता है वो वहां पर आकर ये बोलता है कि आक्रमण कर दो इनके ऊपर। तो वो सारी की चीजें जानवर ही बोलने लगा, तो एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं फेबल में। अब दूसरी बात, जो फेबल वर्ड है वो फेबुला एक वर्ड था, देख सुनो यहाँ पर, फेबुला जिसका मतलब क्या होता है, स्टोरी। तो फेबल के अंदर बर्ड्स, एनिमल्स बिहेव लाइक मैन, आदमी की जैसे व्यवहार करते हैं जानवर, फेबल, फेबल उसे ही कहते हैं। जब जानवर जिसके कैरेक्टर हो और वो आदमी जैसे बिहेव करे वो फेबल होता है। मॉरल और लेसन एक्सपीरियंस, देखो यहाँ पर मॉरल और लेसन एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक चीज ये भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज पैरेबल क्या होता है, यहां से देखो पैरेबल,
पेरेबल का मतलब स्टोरी होता है, ग्रीक वर्ड था पेरेबल, पेरोबल, जिसका मतलब होता है कंपैरिजन यानी कि तुलना। मोरल और रिलीजियस टच होता है इसमें, क्या होता है, मोरल और रिलीजियस धार्मिक टच होता है पेरेबल के अंदर, जैसे जीसस क्रिस्ट की स्टोरी पे बेस होता है। और ये जो पेरेबल होती है, ये पेरेबल जीसस क्राइस्ट जो है उनके बेस के ऊपर उनके ऊपर बेस रहती है, तो कहीं ना कहीं ये रिलीजियस होती है, धार्मिक टच होता है इसके अंदर। क्या होता है बेटा, धार्मिक टच होता है। इसके बाद यहां से देखिए, ये बात समझ में आ गई होगी, धार्मिक टच होता है। इसके बाद एक और वर्ड आपको ये भी पूछ सकता है, एलोगेरी। क्या पूछ सकता है बेटा, एलोगेरी भी पूछ सकता है कि ये क्या होता है, ये एक अलग ही चीज आ गई, ध्यान दो यहां पर, अभी अभी मैंने बताया था। तो एलोगेरी क्या होता है, यहां से जल्दी से बताइए बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह। इनको एक बार रिवाइज कर लेना आप बढ़िया तरीके से, कुछ नहीं होने वाला, मस्त तरीके से मजा आ जाएगा। तो देखो एलोगेरी का मतलब क्या होता है, एलोस एक वर्ड था जिसका मतलब होता है अदर, और अगोरी, अगोरी का मतलब होता है स्पीकिंग, मतलब मे बी ए स्टोरी। तो देखो यहां पर ए स्टोरी, अ पिक्चर या पोइम होती है, ये कुल मिलाकर बात ये है। इन एलोगेरी, एलोगेरी में क्या होता है, हिडन मीनिंग होता है, छिपा हुआ मीनिंग होता है। पूछा जाएगा छिपा हुआ मीनिंग किसमें होता है, एलोगेरी में होता है। नरेटिव डिस्क्रिप्शन होता है, इवेंट कोई घटना होती है ये, ठीक है। फिर यहां पे देखिए, ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट ए सिंबल, सिंबल रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अभी ये बताया था ना, जिसके कैरेक्टर कोई ना कोई नॉन लिविंग अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, जैसे ऑनेस्टी को मान लिया कैरेक्टर, स्टोरी को मान लिया कोई कैरेक्टर, या फिर गुडनेस अच्छाई को मान लिया कोई कैरेक्टर, इल यानी बुराई को कैरेक्टर मान लिया। एलोगेरी के अंदर सिंबल लिए जाते हैं। अब सिंबल कोई से भी हो सकते हैं। एलोगेरी क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में सुने, एलोगेरी का मतलब होता है, एलोगेरी का मतलब होता है बेटा एक हिडन मीनिंग वाली, क्या होती है, हिडन मीनिंग वाली स्टोरी टाइप होती है। नरेटिव डिस्क्रिप्शन होता है, इसके कैरेक्टर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो सकते हैं, इसके कैरेक्टर वो होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं। जैसे आपकी सिंबल होते हैं, सिंबल कौन से होंगे, जैसे आपको ऑनेस्टी मिल जाए, बहादुरी ब्रेवरी मिल जाए, ट्रुथ मिल जाए, गुडनेस मिल जाए, इल मिल जाए, रिस्पेक्ट मिल जाए, ये सारी की सारी चीजें एलोगेरी में आ जाती है। इसके अलावा कुछ भी यहां पर बात करने लायक नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन, वाह भाई वाह। इसके बाद बैठे यहां पे देखिए बेटा, एपिक क्या होता है। अब एपिक का मतलब भी समझ लो, चलो लगे आती। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। एपिक क्या होता है बेटा, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। जैसे पैराडाइज, जॉन मिल्टन ने लिखा था पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रिगेन्ड, जॉन मिल्टन ने लिखा था, तो वो क्या था बेटा, वो एक एपिक था, महाकाव्य था। महाभारत भी महाकाव्य है, एपिक है। रामायण भी महाभारत है, एपिक है, ध्यान रखना यहां पर। तो ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है ग्रेटेस्ट एंड सबलाइम, यानी सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन होती है। महाकाव्य बहुत बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट होती है, सबलाइम सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन होता है ये। इट इज ए लॉन्ग नरेटिव पोइम। एपिक एक लंबी पोइम का फॉर्म होता है, पोइम का फॉर्म होता है, लंबा होता है। एक ही, इतने बड़े बुक में तो केवल एक ही आता है, ध्यान दो यहां पर, ठीक है। तो एक, दूसरी बात, बेस्ड ऑन मिथ्स एंड लीजेंड्स, ये किसी कथा पर या पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। एपिक होगा, महाकाव्य होगा तो किसी न किसी मिथ पे होगा, कथा पर आधारित होगा, महाकाव्य पे होगा। एपिक इज ए टाइप ऑफ पोइट्री। और याद रखना, एपिक एक किसकी फॉर्म में लिखा जाता है बेटा, जी बिल्कुल सर, नीचे का बिल्कुल कोई बात नहीं है, यहां से ये लीजिए, हम आपको यहां पर दिखा देते हैं, ठीक है बेटा। जो यहां पर एपिक है वो एक पोइट्री की फॉर्म में लिखा जाता है। एंशियंट एक प्राचीन फॉर्म में लिखा जाता है, यानी प्राचीन होते हैं बेटा ना, प्राचीन। जैसे देखो रामायण होता है, महाभारत होता है, ये सब क्या है, एपिक है। तो एपिक किसे कहते हैं, लॉन्ग नरेटिव पोइम है। लॉन्ग नरेटिव पोइम है जो पौराणिक लीजेंड होती है, मिथ्स कथा के ऊपर होता है, नरेटिव फॉर्म होता है, रामायण और महाभारत जैसे होती है, यही एपिक होता है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहां से देखिए, एपिक की कुछ चीजें हैं जो यहां पर एक बार मैं आप लोगों को दिखा। अब यहां से देखिए बेटा, एपिक बिल्कुल समाप्त हो गया। इसके बाद बात आती है बैलेड को लेकर। बैलेड किसे कहते हैं, यहां पे देखो बैलेड, बैलेड किसे कहते हैं। तो बेटा बैलेड भी किसका फॉर्म है, बैलेड भी एक, यहां से ग्रुप में डाल देंगे। बैलेड भी किसका फॉर्म है बेटा, बैलेड एक पोइम का फॉर्म है। ये क्या है, बैलेड का मतलब होता है बेटा गाना बजाना। ट्रैक्टर देखा है गांव के अंदर, गांव के अंदर जब ट्रैक्टर होता है तो ट्रैक्टर के अंदर गाना बजाकर ट्रैक्टर वाला चलता है सुशटाक, और गाने बजते रहते हैं पुराने, कौन से पुराने, धमकी के साथ में। तो बेटा यही चीज होती है। बैलेड क्या होता है, इट इज ए लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑन सीरियस सब्जेक्ट, पहली चीज, ठीक है। अब बैलेड देखिए यहां पर, ये क्या होता है, बैलेड टू डांस, मतलब इसके ऊपर डांस का होना जरूरी है, मतलब नाच गाना होगा। शॉर्ट स्टोरी इन अ पोइम, ठीक है। ड्रामेटिक, यहां पर देखिए ड्रामेटिक नरेशन है,
और एक्सट्रीमली सिंपल होती है। यहां पर देखिए क्वेश्चन एंड आंसर मेथड होता है, म्यूजिकल टच होता है। तो इसमें जो मेन चीज है वो ध्यान रखें, बैलेड एक फोक होता है, फोक होता है एक, तो ये वर्ड याद रखें, म्यूजिकल टच होता है, डांस और सिंगिंग होता है, रिपीटेशन ऑफ लाइंस होती है। यहां पर ये तीन चीज जो मैंने अंडरलाइन करी है वो बैलेड के ऊपर ध्यान रखना है। नरेटिव पोइम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नरेटिव पोइम होता है, सीरियस सब्जेक्ट पे हो सकती है, साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर हो सकती है, मजाक ही मजाक में बहुत ज्यादा हो गया दिखता है। फिर इसके बाद बैलेड, बैलेड का ऑथर होता है वो नॉन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। यानी कुछ बैलेड ऐसी लिखी गई है जिसके यही पता नहीं है कि किसने लिखा है, और कुछ लिखा गया है जिसका पता है कि भाई साहब किसने लिखा है। तो कुछ बैलेड का पता नहीं है किसने लिखा है, कुछ का पता है बेटा किसने लिखा है। बात समझ में आ गई यहाँ पर, बहुत बढ़िया। रसिया बजते हैं बेटा, उन्हीं को ही कहते हैं। क्लियर हो गई बात समझ में यहाँ तक, शाबाश बेटा, बेहतरीन, वाह भाई वाह। और करा दू एक दो, जल्दी बताओ बेटा, आज कहो तो और करा दू बेटा, और तो कुछ बात नहीं है, करवा देंगे हम तो, हमारी कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, यहाँ पर जल्दी से जल्दी करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब जब रात काली हो गई तो बेटा इसको अच्छे से काली कर लेते हैं। और यहां से इसके क्वेश्चन करवा दूंगा फिर मैं। सोनेट होगी, इटालियन सोनेट हो गई, एलिजी हो गई, मजा आ रहा है तो फिर ले लो, और कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, आ जाओ। 3 हो गया, 2 हो गया, ये एक पता नहीं बेटा कौन सा है, ये तो मेरे हिसाब से हो ही गई दिखती है। रुक जाओ बेटा, एक फाइल और बची है, कैसे न कैसे मेहनत करके इसको कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ बस, क्योंकि मेरी भी बेटा हेडेक खत्म हो जाएगी, एग्जाम पास में है। ये टॉपिक बहुत बड़ा लग रहा था, आज अच्छा हाथ लग गया, शाबाश। उड़ा दो इसको, उड़ा दो, देखते पहले, उड़ा दो यहाँ से। अब आपको करा देते हैं बेटा पन, क्या करवा देते हैं, पन। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से तो ये लीजिए और ये लीजिए, तो यहाँ पर आ जाओ। चार 7 8 तो करवा दिए बेटा, ध्यान रखना 7 8 हो चुके हैं। पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, जो ग्रुप में ऐड है पीडीएफ वहां पर डाल दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिगर ऑफ स्पीच 3, इसको यही खोल ले तो कैसा रहे। बहादुरी नहीं, लीजिए बेटा। हाँ क्वेश्चन कल करवा देंगे बेटा। यहां पर देखिए पन, अब बात करते हैं पन किसे कहते हैं बेटा। पन किसे कहेंगे, श्लेष अलंकार होता है, पन का मतलब होता है श्लेष अलंकार, ठीक है। अब पन किसे कहते हैं, इसमें 2 सेम वर्ड होते हैं। पन किसे कहते हैं, पन के अंदर सेम वर्ड होते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखूं डियर और फिर मैं लिखूं डियर, तो यहां पर देखिए इस डियर का मतलब क्या होता है, प्रिय, और इस डियर का मतलब क्या होता है, महंगा। क्या हो गया बेटा, महंगा, महंगा है लहंगा तेरा। तो यहां से बात समझ में आ गई, डियर का मतलब क्या हो गया, प्रिय, और डियर का मतलब क्या हो गया, महंगा। तो 2 वर्ड होते हैं, सेम वर्ड होते हैं, देखो सेम वर्ड्स होते हैं पर उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे आई परचेज्ड डियर कार, और यहां लिखा फॉर माई डियर बिलव्ड, यहां क्या लिखा, आई परचेज्ड डियर कार फॉर माई डियर बिलव्ड, मैंने एक डियर कार, एक महंगी कार खरीदी। अब देखो यहां पर डियर है, यहां पर डियर है, लेकिन इसका मतलब है महंगी, तो मैंने एक महंगी कार खरीदी, डियर बिलव्ड, मेरी प्रिय प्रेमिका के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डियर डियर 2 वर्ड आ गया। फिर यहाँ पे देखो जॉन मिल्टन ऑन इज ब्लाइंड में एक वर्ड यूज हुआ है, टैलेंट, TALENT। तो टैलेंट का मतलब 2 था, एक टैलेंट का मतलब होता है करेंसी, जैसे रुपया चलता है, रूबल चलता है, वैसे ही एक टैलेंट का मतलब करेंसी होता है, और एक टैलेंट का मतलब होता है राइटिंग एबिलिटी। तो वर्ड सेम है, स्पेलिंग सेम है, फिर भी उनके मीनिंग अलग अलग निकल रहे हैं।
तो इसे क्या कहते हैं बेटा, पन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पन कहते हैं। फिर यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेटरी किसे कहते हैं, तो ये तो आपका बहुत इजी सा है। एक्सक्लेमेटरी की तो बेटा एक्सक्लेमेशन हो गया, जिसके अंदर एक्सक्लेमेटरी सिंबल आता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये तो सही है, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट एन आइडिया सर जी, हाउ लकी आई एम, ठीक है। तो ये तो एक्सक्लेमेटरी हो गया, जिसमें ये वाला निशान आ जाएगा। और एक यही निशान अपोस्ट्रोफी में होता है, अपोस्ट्रोफे भी आता है, अभी आगे आ जाएगा, उसमें भी यही निशान होता है। फिर यहां से देखिए इंटेरोगेशन, ये वाला निशान आएगा, देखो यहां पर, वेयर आर यू गोइंग, हु विल इनवाइट हर, तो ये इंटेरोगेशन हो गया। फिर यहां से देखिए अब यहां पर आता है बेटा मेन चीज, एपिथेट किसे कहते हैं, क्या बोला, एपिथेट। यहां से देखिए एपिथेट किसे कहते हैं, ध्यान रखना यहां पर, एपिथेट का मीनिंग क्या होता है, एपिथेट किसे कहते हैं, तो देखना इसमें एक नाउन और नाउन से पहले उसकी क्वालिटी बताने के लिए एक एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। कुल मिलाकर ये स्ट्रक्चर अगर कहीं पर होता है तो वो एपिथेट होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन का आना एपिथेट होता है। जैसे ब्लैक शर्ट, ये एपिथेट का एग्जांपल है, क्योंकि शर्ट कैसा है, ब्लैक है। वाइन रेड, रेड वाइन, रेड वाइन एपिथेट है, क्योंकि वाइन कैसी है, रेड है। डॉग, देखो ब्लैक डॉग, तो डॉग कैसा है, ब्लैक है, ब्लैक एडजेक्टिव है इसका, इसीलिए बेटा इसका सही आंसर, इसको दिख नहीं रहा होगा ऊपर, यहां से कर लेता हूं, ठीक है। फिर यहां से देखो एपिथेट का अपोजिट इन्वर्जन, शर्ट ब्लैक, वाइन रेड और डॉग ब्लैक। अब बेटा इन्वर्जन किसे कहते हैं, ध्यान देना यहां पर, अगर ये पूछा जाए इन्वर्जन किसे कहते हैं, तो एपिथेट का, अगर मैं देखूं रेड वाइन, देखना यहां पर, अगर यहां पर मैं एक चीज करता हूं, जैसे ब्लैक शर्ट तो एपिथेट है, और कर दूं शर्ट ब्लैक तो फिर इन्वर्जन है। मैं करूं रेड वाइन एपिथेट है, और वाइन रेड तो फिर इन्वर्जन है। मैं कर दूं ब्लैक डॉग तो एपिथेट है, और डॉग ब्लैक तो इन्वर्जन है। तो कहीं ना कहीं एपिथेट और जो ये इन्वर्जन वाला है, ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। ये आपके बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, जहां तक मेरा मानना है। इसके बाद यहां से देखिए सिमिली हमने करवा दिया, मेटाफर हमने करा दिया, एलिट्रेशन हमने करवा दिया, पर्सोनिफिकेशन हमने करवा दिया, पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद देखो एंटीथेसिस, ये हमने नहीं करवाया है, ऑक्सीमोरोन नहीं करवाया है, पैराडॉक्स नहीं करवाया है, अपोस्ट्रोफी वो वाला निशान सही है, रिपीटेशन है ही सही, रिफ्रेन है ही सही, सेनेक्डकी है ही सही, ओनोमाटोपोइया है ही सही, क्लाइमेक्स है, एंटी क्लाइमेक्स है, एक्सेजरेशन है, हाइपरबली है, ट्यूटोलॉजी है, लिटोटस है, एपिग्राम है, चेसमस है, और यहाँ पे यूफेजिज्म है, इंटोग्रेशन है, और एक्सक्लेमेटरी है, पन है, एपिथेट है। बेटा ये है पूरे 26, कितने हैं ये, 26। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है, तो धीरे धीरे हो जाएंगे, चिंता ना करें। अब देखो अपोस्ट्रोफी किसे कहते हैं ना, अब बात आती है अपोस्ट्रोफी किसे कहते हैं, जो हमें सारे पढ़ने हैं उनकी बता रहा हूं मैं। तो अपोस्ट्रोफी किसे कहते हैं, इसमें लिविंग नॉन लिविंग को, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, एनिमल को किसी भी एड्रेस कर दिया जाता है। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग, सजीव हो, निर्जीव हो, जानवर हो, उसको हेलो देकर बुलाना पड़ता है। जैसे ओए राम, तो ओए राम में तो चलो ठीक है। अब यहां पर देखो ओ टाइगर टाइगर, तो यहां पर ओ से बोला गया है, ओ टाइगर टाइगर। यहां लिखा हुआ है ओ वेस्ट विंड वाइंड, तो यहां पर अपोस्ट्रोफी है, क्योंकि ये वेस्ट वाइंड को बुला रहा है। ओ माइटी डेड्स, ओ माइटी डेड्स यानी शक्तिशाली मरे हुए लोगों आ जाओ जी बेटा, तो यहां पर ये अपोस्ट्रोफी है। तो एक्चुअल के अंदर अपोस्ट्रोफी के अंदर ओ इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, यहाँ पर हेला देकर बुलाया जाता है। बहुत बढ़िया बात है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। वेरी वेरी गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ये जाने वाले जाओ भाई, गुड नाइट। बहुत बढ़िया बात है, क्लास चलती रहेगी नहीं जी अभी, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा एक और करा देते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। ये लो, ये लास्ट रहेगा भाई आपका, ये क्या रहेगा आपका, अंतिम रहेगा आज का। यूफेमिज्म, क्या लिखा हुआ है, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म किसे कहते हैं, कि अगर एग्जाम्पल आ जाए कि भाई यूफेमिज्म किसे कहेंगे, तो यूफेमिज्म किसे कहेंगे, इसमें किसी भी बुरी या दुखी कर देने वाली बात को अच्छे शब्दों में बोला जाता है। मतलब क्या हुआ, बुरी या दुखी कर देने वाली बात को अच्छे शब्दों में बोला जाता है। बात तो बुरी है लेकिन अच्छे, जैसे मान लो किसी के कोई आंख से अंधा है, तो हम उसको बोलो ओए अंधे इधर आ, गलत बात है ना यार। ओ जैसे आंख का अंधा है तो हम बोलेंगे ओ अंधे इधर आ, गलत है। पर उसको अच्छे तरीके से हम कैसे बोलेंगे, नेत्रहीन। क्या वो इंसान नेत्रहीन है, वो तो अंधा है, तो अंधा है में बड़ा चीफ लगता है, अजीब सा लगता है, गलत है ऐसा बोलना। हालांकि बोलेंगे वही, तो नेत्रहीन बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो किसी भी बुरी बात को या किसी भी दुखी कर देने वाली बात को अच्छे तरीके से बोला जाता है, तो बेटा उसे ही क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म बोलते हैं। जैसे योर फादर डाइड, तुम्हारे पापा मर गए,
तो बेटा जब किसी को हम ये बात बोलते हैं, किसी भी इंसान को जाके कि योर फादर डाइड, तुम्हारे पापा मर गए, तो ये हमने डायरेक्ट बोल दिया है, गलत तरीके से बोल दिया है। इसी चीज को हम इस तरीके से बोले, योर फादर पास्ड अवे, योर फादर पास्ड अवे, तुम्हारे पापा पास्ड अवे। अब पास्ड अवे का मतलब भी क्या होता है बेटा, मरना ही होता है, लेकिन ये तरीका बड़ा अच्छा था। तो यूफेमिज्म किसे कहते हैं, यूफेमिज्म होता है बेटा किस तरीके से, जिसमें किसी भी बुरी या दुखी कर देने वाली बात को, इनके क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, पहले ये तो करवा तो दूं, दुखी कर देने वाली बात को क्या होता है बेटा, अच्छे तरीके से बोला जाए। करेक्ट हो गई बात समझ में। दूसरी बात, जो नए स्टूडेंट्स है वो बेटा मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देंगे, क्यों, क्योंकि बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि सर हमें रीट के ग्रुप में ऐड कर दे। क्या, क्योंकि मेरी 23 फरवरी को बेटा मेरी रुद्राक्ष क्लास होगी, 500 क्वेश्चंस की लगातार चलने वाली, शाम 6 बजे से लगातार क्लास चलेगी बेटा, 12, 1, 2, 3 कितने भी बजे तक चल सकती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो जो नए स्टूडेंट्स है अभी इसका स्क्रीनशॉट ले ले और मुझे मैसेज कर दे कि सर क्या करना है, बिल्कुल समझ गया आप क्या करना है, बात समझ में आ गई। मैसेज कर दे कि सर किसमें, रीड के ग्रुप में ऐड कर दे। दूसरी बात, क्लास इसके आगे कल कंटिन्यू करी जाएगी, कल मैं पूरे करवा दूंगा जितने भी है, खत्म एकदम फिनिश कर दूंगा बेटा, बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही, आप जल्दी से मैसेज करके ऐड हो जाए। रुद्राक्ष क्लास को लेना ना भूले बेटा, महाभारत होने वाला है रीट में 23 को और साथ ही साथ 25 को बेटा, बहुत बढ़िया उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, वाह भाई वाह। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, थैंक यू।